इस क्लास का ना केवल आप लोग कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, वो चीजें आज शुरू होने जा रही हैं और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से इस बैच को 2026 के लिए आगे लेकर जाने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो जो सबसे बड़ा डाउट आपके मन में ये होगा कि सर क्या स्पेशल इस बैच में होने वाला है, किस तरीके से जो है इस बैच को लेकर जाना जाएगा, क्या ये क्रैश कोर्स की तरह बैच रहेगा या इसके अंदर कोई और स्पेशल चीजें भी हैं, इसको इतनी जल्दी शुरू करने का कारण क्या है, क्यों एक आध महीने और डिले नहीं किया गया, ये सारी चीजें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। और मेंटोरशिप से ये बैच किस तरीके से थोड़ा सा अलग है वो थोड़ा सा डिस्कस करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में जो पॉलिटी के सवाल आए हैं, सबसे पहले उन सवालों को देखेंगे, देखेंगे कितने सवाल उसमें से एग्जैक्ट आप लोग सही कर सकते हैं या कैसे सही कर सकते हैं, और कितने डाउटफुल सवाल हैं उनको साइड में रखा जा सकता है ना। थोड़ा सा आपके मन के अंदर जो चीजें हैं वो सारी हम लोग यहां से स्टार्ट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज तो ये है जो आप लोगों को समझनी है वो ये है कि अंतिम प्रहार बैच किस मामले में अंतिम होगा, है ना। थोड़ा सा इस चीज को लेकर आप लोगों को देखना है कि ऐसा क्या होने वाला है अंतिम प्रहार में जो पहले कभी नहीं हुआ। कई सारे नाम मेरे मन में आ रहे थे इस बैच को लेकर, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि इससे बाद कुछ नहीं होगा और ना ही इसके बाद कुछ होना चाहिए। किसी बच्चे को 6 महीने हो चुके हैं, किसी को 1 साल हो चुका है ना, हमसे जुड़ा है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए वो रिजल्ट की चीजों से वंचित रह जा रहा है तो कुछ ऐसा करना होगा कि उसका अगले साल हर हाल में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो, मेंस क्वालिफाई हो, इंटरव्यू क्वालिफाई हो, है ना। सब चीजों को लेकर हम लोगों को काम करना है। दूसरी चीज ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिन लोगों ने माइक जो अपना कैमरा ऑन कर रखा है वो अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। भाई कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, कैमरा बंद रखो आप लोग अपना। ठीक है, आप लोगों को क्लास सुननी है, मैं आपको दिखना चाहिए, आपको किसी को नहीं दिखना है। ठीक है, तो आप अपना कैमरा ऑफ करिए। दूसरी चीज ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि अंतिम प्रहार जो बैच है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोगों ने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया है ना, एक ग्रुप आप लोगों का जो है बना दिया गया है ना, उसके अंदर सारी चीजें आप लोगों को शेयर की जाएंगी। हर चीज जो है अपडेट आप तक पहुंचने वाली है। किस तरह की अपडेट, क्या क्लास को लेकर अपडेट या उसके अलावा भी कोई अपडेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लीजिए एक सेगमेंट जो आप लोग जिससे वंचित रहते हैं वो है आपका करंट अफेयर, है ना। मुझे जहां तक लग रहा है डिलाइट आईएएस पर बहुत जल्द जो है डेली एडिटोरियल को लेकर कुछ ना कुछ स्टार्ट हो सकता है, तो करंट अफेयर वाला सेगमेंट जो है आपका वो वहां से कवर होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो हम पढ़ाएं या कोई और टीचर पढ़ाए वो चीजें आप देखेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से आपका करंट अफेयर कराने का प्रयास हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए वो चीजें तो पैरेलल चलती ही रहेंगी। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी अपडेट मुझे मिलता है ना, करंट अफेयर को लेकर हो या मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है या इस पे सवाल जो है प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो चीज मैं तुरंत जो है आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ताकि आपका एक सवाल या 2 नंबर आपके वहां से फिक्स हो जाए। जो भी अपडेट मुझे लगती रहा करेगी, इसका मतलब मेरा 24 घंटे ध्यान जो है इस रिसर्च को लेकर रहने वाला है कि 2026 में किसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है। एक तो चीज ये, तो आप लोग देखेंगे डेली कुछ ना कुछ मैं उसके अंदर डालता रहूंगा, डेली कोई ना कोई अपडेट आपको देता रहूंगा, कोई सवाल है, कोई मैपिंग है, कोई कुछ है, जो भी मैं आपको इस ग्रुप के अंदर भेजूं, आपकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज को आप नोट डाउन करके अपना एक सेपरेट रजिस्टर बना के रखें आप, जिसके अंदर जो भी मैं भेजूं उसको नोट डाउन करते रखते रहें, ताकि लास्ट मोमेंट में जाकर आप इसको जो है रिवाइज कर सकें। गुड इवनिंग भाई संदीप शर्मा। ठीक है, तो आप लास्ट इवेंट में इसको, लास्ट टाइम में इसको जाकर रिवाइज कर सकें। जो भी सेपरेट आपका 50 100 200 पेज अलग से बना हो वो आपको लास्ट टाइम में रिवीजन में मदद करे और उसमें से सीधे सवाल देखने को आपको मिले। दूसरी चीज मैपिंग को लेकर कहानी इसी के अंदर चलती रहेगी। जो भी कॉन्टिनेंटल जो आपका मैपिंग का सेगमेंट रहेगा, मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज आपको इसके अंदर जाननी जरूरी है, वो पैरेलल चलती रहेगी। होगा तो ज्योग्राफी में अलग से हम लोग मैपिंग की कुछ क्लासेस कर लेंगे, लेकिन मेन ये है कि जो जो अपडेट मुझे दिखाने से भी आप लोगों को आप याद कर सकते हो वो भी चीज मैं इसके अंदर भेजता रहूंगा। तीसरी चीज ये है कि क्लासेस के साथ साथ आपको एक टारगेट मिलने वाला है, वो टारगेट आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। टारगेट को सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, कम से कम 3 बार आप उस चीज को पढ़ के आने वाले हैं। ठीक है, 3 बार आप उस चीज को रिवाइज करके आने वाले हैं। जो चीज मैं आपको क्लास के अंदर दूंगा, मतलब हर क्लास के अंदर आपको एक स्पेसिफिक टारगेट मिलेगा,
जरूरी नहीं है जो क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं टारगेट उसी से जुड़ा हुआ हो। जैसे आप पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी का ही टारगेट मिलेगा आपको, एनसीईआरटी से मिलेगा, चीजों से मिलेगा। लेकिन आपको बस ये नहीं सोचना कि जो क्लास के अंदर हो रहा है उसके साथ ही चीजें सेम रिलेटेड जो है आपको क्लास के अंदर इसके अंदर मिल जाएंगी या टारगेट के फॉर्म में मिल जाएंगी। उसके लिए जरूरी आपके लिए ये है कि आप जो है उस टारगेट को कंप्लीट करके या उस टारगेट को रिवाइज करके आप आए। वो हो सकता है थोड़ा सा इससे अलग जोन में भी हो। अब दूसरी चीज ये है कि इस टारगेट को आपको कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। अगर आप इसको 3 बार रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप, मैंने अगर सवाल पूछ लिया क्लास में से किसी भी बच्चे को लेकर, सीधा सवाल मैंने पूछ लिया और मैंने मान लो मेरे मन में डाउट है, मैं चेक करता रहूंगा, रैंडम बच्चे को चेक करता रहूंगा। अगर आपने मेरा आंसर नहीं दिया, क्योंकि सवाल ऐसा होगा ही नहीं कि आप एकदम से सोच के और उठा के कि बुक से चेक करके दे दें। जितना ऑनेस्ट रहेंगे ना उतना ही सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। अल्टीमेटली आपकी फीस जाएगी, आपका पैसा जाएगा और लास्ट में परिणाम आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा अगर आप लॉयल नहीं हैं, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, अगर आप मेरी बातों को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ऑनेस्टी ही दिखानी, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, नहीं बताओगे, मान लो मैंने आज सवाल पूछ लिया, किसी बच्चे का नाम लिया रैंडम, सिर्फ वही बोलेगा जिसको मैंने पूछा कि हाँ भाई इसका क्या आंसर है या ये सवाल का मतलब क्या है। अगर उस बच्चे ने आंसर दे दिया, तुरंत आंसर दे दिया 1-2 मिनट के अंदर, तो एप्रिशिएशन उसको मिलेगा। और अगर वो आंसर नहीं दे पाया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि अगले 5 से 10 मिनट मैं उसी पे लगाने वाला हूं। और हो सकता है आपको कुछ इस तरह की शब्दावली भी सुनने को मिले जो आपने पहले कभी मुझसे ना सुनी हो। ठीक है। तो फिर क्योंकि देखो मेरे अकेले सीरियस होने से, मेरे अकेले एफर्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों का एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर चीज को सीरियस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इस चीज को आप समझ लो कि आपको जो टारगेट मिलेगा उस टारगेट को आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। मैं सवाल पूछूं तो आप उसको तुरंत आंसर करने की कोशिश करेंगे। जिस बच्चे का नाम दिया जाएगा वही आंसर उस क्लास में देने की कोशिश करेगा। ठीक है। इस टारगेटेड फॉर्म में आप 3-3 बार अगर पैरेलल ही रिवाइज कर लेंगे तो आपको अगले साल के लिए सब सारा ही सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो पैरेलल ही हमें चल, आप ये मत सोच के चलो कि 26 जो 24 मई को 2026 में आपका पेपर होना है, आप ये मान के चलो कि मुझे अभी से ही तैयारी करनी है, कभी भी मुझे पेपर में उतरना पड़ सकता है। जब आप ये दिमाग में सोच के चलोगे ना तब जाके आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओगे। ठीक है। अब दूसरा जो मैन एक चीज, आपको टारगेट को रिवाइज करना है ना, 3 बार कम से कम उस टारगेट को पढ़ के फिर से क्लास के अंदर आना है। दूसरा जो कंटेंट वाला सेगमेंट है ना, मैंने आपको कहा है कि पॉलिटी की कम से कम 12 क्लासेस होंगी जिसके अंदर हम लोग कंटेंट को नोट डाउन करने वाले हैं। देखो 3 चीजें जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो वो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक तो कंटेंट जो मैं अब दोबारा से क्लास के अंदर आपको नोट डाउन करवाने वाला हूं, एक तो वो चीज हो गई, सबसे बेस तो वही है। दूसरा जो आप टारगेट के तौर पर रिवाइज करेंगे, है ना, टारगेट जो आप लोगों को मिलेगा। और तीसरी चीज जो आपकी टेस्टिंग होने वाली, ठीक है, वो जो 8 क्लासेस टेस्टिंग की रहेंगी उसके अंदर तकरीबन 200 सवाल मैं पॉलिटी का आपसे पूछने वाला हूं। और वो 200 सवाल इस तरह का रहेगा जिसको लेकर ही आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में खेल दिखेगा। दूसरी बात, वो 200 सवाल मेरे साथ करने के साथ, जैसे ही मैं वो सवाल करवा दूंगा उनका तरीका बता दूंगा, कहां कहां पे ट्रैप किया जा रहा है वो बातें बता दूंगा। तो आपको पॉलिटी में वहां पे या किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट उठाने वाले हैं, तो जैसे वो तरीका आप सीख जाओगे पेपर को अटेम्प्ट करने का, तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी का लेवल बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। तो 3 चीजें, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, और चौथा जो है आपका इन तीनों के साथ जो है, इन तीनों के साथ जो आपका कॉम्बिनेशन बढ़ने वाला है वो है आपका करंट अफेयर का, जो अपडेट्स आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देंगी। अगले साल आप किसी भी तरीके से चीजों को मिस नहीं करेंगे। सबसे बड़ा जो इशू आप लोगों का रहा है इस बार, मुझे फीडबैक मिला है, एक सिली मिस्टेक्स को लेकर है, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के इशू को लेकर है ना। पेपर में आप जाते हो उस माइंडसेट से, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, उस क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते, इसके चलते आपका सवाल जो है वहां पर गलत हो जाता है। बस उसी चीज पे मुझे सबसे ज्यादा एफर्ट करना है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल यूपीएससी ने बढ़ाए हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर करने वाले हैं। जो आपका इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है, उसमें से यूपीएससी ने सवाल बढ़ा रखे हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ज्योग्राफी के लिए तो आप लोग रेडी रहिए, मैपिंग हो, कुछ भी हो, फिजिकल ज्योग्राफी का कोई भी सेगमेंट हो, आप कोई भी अगली बार गलत नहीं करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको करने वाले हैं। लास्ट ईयर मेंटरशिप में ज्योग्राफी आप में से कुछ बच्चों ने कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार दोबारा से होगा। बट इस बार थोड़ा अलग तरीके से होगा, जहां पे सवाल वो पूछ रहा है, जिन एरियाज पर उसका ध्यान ज्यादा है, उसको लेकर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से काम करने वाले हैं। ठीक है। तो नोट डाउन जो आप लोगों को करना होगा, एक और चीज,
इस बार नोट डाउन लाइन के फॉर्म में इस तरीके से नहीं होगा कि भाई एक लाइन पूरी लिखवा दी जैसे क्रैश कोर्स में चीजें चलती थी। उसमें मेरा प्रयास ये रहता था मैक्सिमम चीजें मैं आप लोगों को दे दूं, इसमें भी रहेगा कि हम लोग वाइडर चीजों को कवर कर सके, लेकिन इसमें आप लोग लिखेंगे शॉर्ट के फॉर्म। जैसे मान लीजिए अभी आज की क्लास से आपको पता ही चल जाएगा कि किस तरीके से मैं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कुछ कुछ चीजें लिखवाने वाला हूं। अच्छा, इस क्लास के थ्रू ही मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको साथ साथ याद भी करवाता चलूं। जैसे अभी जब हम मान लीजिए 4 से 5 एक्ट करेंगे, या मैं तो कहता हूं आज की क्लास में कोशिश की जाएगी कि एक्ट ज्यादातर हो जाए, तो उसको मैं पैरेलल आपको याद भी करवा दूंगा यहीं पे। मतलब कि इस एक्ट के अंदर 2-3 बार मैं आपसे रिकॉल कर करके पूछता रहूंगा कि हाँ बताओ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो ये चीजें आपको यहीं याद हो जाएं, इसका मतलब आपका रिवीजन का कॉन्सेप्ट भी घर जाके ज्यादा नहीं रहेगा। अगर आप खुद से घर से अगले क्लास तक याद करके आएंगे, एक आध बार घर पे इसको दोबारा से पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहीं से आपके खत्म होते चले जाएंगे। क्लास के बाद की चीजों को ज्यादा मत छोड़ना, क्लास में जो हो जाए उसको उसी दिन रात में जाके अपना अच्छे से रिवाइज कर लो, या अगली क्लास में आने से पहले रिवाइज कर लो। जो टारगेट मिला हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। एक चीज और, टारगेट को 3 बार बहुत स्लो स्लो पढ़ना है, मतलब पहली बार पढ़ना है बहुत स्लो पढ़ो, दूसरी बार हल्की सी स्पीड बढ़ा दो, तीसरी बार हल्की सी स्पीड बढ़ा दो। जिस दिन आपका टारगेट मिस होगा उस दिन आप ही को लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पीछे चीजें छूट जाएंगी वो आगे के लिए भी चीजें आपकी पीछे रह जाएंगी, है ना। 13 से 14 बच्चों का आप लोगों को पता है कि इसके अंदर अंतिम प्रहार में जुड़ चुके हैं। आगे के लिए अभी के लिए तो बैच अनलॉक ही है। अगर कोई सिंसियर या कोई वो एस्पिरेंट होगा तो उसको थोड़ा सा चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के अंदर कौन से ऐसे सवाल पूछे हैं जिसको लेकर, या अगर किसी सवाल को हम डील कर सकते थे या किसी सवाल को हम नहीं डील कर सकते थे, किस सवाल को किस तरीके से समझने की जरूरत थी, और अगले साल के लिए क्या आप ऐसा करोगे कि वो सवाल में आप ट्रैप दोबारा नहीं होगे। सबसे पहला सवाल जो यूपीएससी का है वो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। आप लोग सवाल दे चुके हो, ज्यादातर बच्चों ने एग्जाम दिया है ना, तो आप लोग जानते होंगे, बस मैं सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में मौजूद है ना। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है कि निम्न स्टेटमेंट को देखना है। पहला स्टेटमेंट है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें जो हैं वो सभी राज्यों में मौजूद है, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि तीसरा सवाल का स्टेटमेंट ये है कि किसी राज्य का सीएम जो है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए एक आयोग का गठन करता है ना। तो यहाँ पे उन्होंने सीएम डालकर आपको ट्रैप किया है। अब थोड़ा सा मेरी इस बात को समझेगा। चलो इस साल तो ये सवाल आ गया, आप में से किसी ने सही किया होगा, किसी ने गलत किया होगा, बट अगले साल के लिए ना इस तरह का सवाल फिर समझेगा यूपीएससी ट्रैप कहां पे करता है। थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को पकड़िए। पहली क्लास से आपका वो सेटअप स्टार्ट हो चुका है कि क्लास पेपर में क्या खेल होता है। एक तो आप जब भी कभी यूपीएससी आपको फैक्ट देना, फैक्ट दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 वर्ष का फैक्ट दिया है ना, इसको लेकर आपका दिमाग अवेयर हो जाना चाहिए कि क्या सच में वो फैक्ट क्लियर है या उस फैक्ट को लेकर गलती हो सकती है ना। अच्छा, एक तो फैक्ट होगा ऐसा जिसके बारे में आपको पता होगा, ऐसा ही एक फैक्ट जो है लोकपाल को लेकर दिया हुआ है यूपीएससी ने, उसको लेकर समझना होगा। मान लीजिए उसके बारे में आपको जानकारी नहीं, उस तरह के सवाल को भी देखते हैं कैसे डील करना है। बट पहले आप इसको देखो। पहली चीज तो ये है कि जैसे ही आप पंचायतों को पढ़ते हो, पंचायतों को पढ़ते हो तो उसके अंदर इवन मैंने क्रैश कोर्स में भी लिखवा रखा है, इस बार बच्चों ने दिखाया भी, हाँ सर क्रैश कोर्स के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा, कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे क्रैश कोर्स के अंदर मैंने ये चीज लिखवाई थी कि भाई 20 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन अगर नहीं है ना, तो वहां पे आपको मध्यवर्ती स्तर की जरूरत नहीं है।
ये बात हमारी हो चुकी है इसका। और एक अगर आप देखेंगे कि अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखेंगे कि हर राज्य में, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट को के चलते भी आपके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजनी चाहिए कि हाँ यार, पहले वाला स्टेटमेंट तो कहीं भी सटीक नहीं बैठ रहा है, हर जगह पर तो मध्यवर्ती हो ही नहीं सकती है। और दूसरा, अगर नहीं पता है तो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है, क्रैश कोर्स में आपने लिखा है, यहां पे भी इस तरह की चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि भाई 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, देखो मुझे एक बात बताओ, ग्राम पंचायत हो, मध्यवर्ती स्तर हो या नगर पालिका का स्तर हो, कहां पे 30 वर्ष की आयु? 25 साल तो लोकसभा के लिए है। ओ, अगर पंचायत का इलेक्शन लड़ना है तो आपके पास 21 साल की आयु होनी चाहिए। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट भी आपका तुरंत गलत होना चाहिए, कोई सोचने वाली बात नहीं। तीसरा है, अब ये जो ट्रैप करने वाला सेगमेंट है, जहां पे राज्यपाल, अब देख समझ लो, मैं यहां पे समझा रहा हूं, एक चीज समझेगा, जहां राज्यपाल लिखा होगा, जहां पीएम लिखा होगा, है ना, जहां पे सीएम लिखा होगा, तो वहां पे आपके दिमाग के अंदर एक घंटी बजनी चाहिए कि कुछ ना कुछ यूपीएससी ने खेल किया होगा। अगर तो आप, अच्छा, इस स्टेटमेंट को आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि भाई सीएम आयोग बना सकता है, अल्टीमेटली पावर तो देखो सीएम के थ्रू ही होनी। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, केंद्रीय वित्त आयोग है ना, संवैधानिक निकाय है, कोई डाउट नहीं है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप लोगों को अगर ये चीज पता है तो राष्ट्रपति ही करता है ना, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष में। पर राष्ट्रपति को कहता कौन है? पीएम कहता है। पर करता तो राष्ट्रपति। अगर आपके दिमाग में वहां पे ये चीज आ गई होती कि राज्य वित्त आयोग की अगर बात हो रही है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, तो सीएम का वहां पर क्या लेना देना है? वहां पर लेना देना होना चाहिए किसका? गवर्नर। तो तीनों ही स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। अब आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट, ये पेपर सवाल जो है डिफिकल्ट, मेरे हिसाब से ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपके पढ़ने में या आपके सॉल्व करने में थोड़ी सी आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी सवाल। अब देखो एक चीज और समझो, देखो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अगर आपको डील करना है ना, तो आपको हर सवाल को लेकर अपने माइंड में स्टेबिलिटी रखनी होगी, आपको हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज पर ध्यान देना होगा, तब जाकर आपका वो सवाल सही होगा, वरना वो सवाल आपका गलत हो ही जाए। अब मान लीजिए आपको शुरू के 2 स्टेटमेंट तो पता है कि पंचायत मध्यवर्ती स्तर पर नहीं मौजूद है, और दूसरा स्टेटमेंट भी मान लो आपको पता है कि 30 वर्ष नहीं 21 वर्ष, और तीसरे स्टेटमेंट में, अच्छा देखो यूपीएससी ने क्या किया, एक और तरीका समझो भाई, ट्रैप करने का एक और तरीका आप लोग अभी सीखो। तीसरा स्टेटमेंट 4 लाइनों का है। आप मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने, मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों और शुल्कों की शुद्ध आय के वितरण के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। ऐसे लिख दिया है। हो गए ना ट्रैप आप लोग? पता लग गया ना आपको? लगा यार ये इतना बड़ा स्टेटमेंट फ्रेम किया गया है, इतनी बड़ी चीजें फ्रेम की गई हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा। कुछ नहीं है, पहला ही वर्ड पकड़ लो, खेल ही खत्म हो गया है। तो इसका मतलब क्या, कहां पे ट्रैप करने की कोशिश की गई है? बड़ा स्टेटमेंट डालकर आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई। और ये जो ना, ये सीएम और ये पीएम वाला ना, ये खेल को यूपीएससी ने पहली बार नहीं किया है, ये खेल यूपीएससी बार बार करता रहा है, बार बार ट्रैप करता रहा है, और आप लोग बार बार ट्रैप होते रहे। अभी एक और सवाल आएगा फांसी वाला, जो राष्ट्रपति को पावर मिली हुई है माफी को लेकर, उसके अंदर भी ये सवाल आएगा, आप देखिएगा, सेम टू सेम सवाल में ट्रैप करने की कोशिश की है, और बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं। तो इस पहले सवाल से आप लोगों को क्या चीज सीखनी है? एक फैक्ट जो होंगे प्रीलिम्स के लिए, जो हम लोग भी पढ़ेंगे, या आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो, या आप क्रैश कोर्स की चीजों को रिवाइज कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फैक्ट को बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। लोकसभा के लिए 25 साल की आयु है, राज्यसभा के लिए 30 साल की आयु है, पंचायत के लिए और ये पंचायत का कोई पहली बार सवाल नहीं आया, अभी 2-3 साल पहले ही सवाल आया था, जिसमें लिखा था कि पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए उसको 25 साल की उम्र होनी चाहिए, वहां पे भी ये सवाल आया था, तब भी ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हुआ था। तो बार बार रिपीटेड सवाल रहता है, बट वही है कि ध्यान आप लोग कितना माइन्यूट तरीके से फैक्ट पर देते हैं, है ना। एक तो ये चीज, दूसरी ये चीज है कि जैसे मैंने बताया, फैक्ट पे ध्यान देना है। पहला चीज, इस सवाल को लेकर हमने क्या सीखा है? एक तो फैक्ट पे ध्यान देना है। दूसरा, अगर पीएम, सीएम, गवर्नर इस तरह का किसी स्टेटमेंट में आता है, तो 1 मिनट के लिए अपने आप को पॉज कर लेना है कि यहाँ पे कोई खेल है या नॉर्मल स्टेटमेंट। अगर तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, आप श्योर हो, तब तो आप आगे बढ़ो, बट अगर लगता है आपको कि नहीं नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति आना चाहिए और पीएम कर दिया है, यहाँ पे गवर्नर आना चाहिए और सीएम कर दिया है, तो फिर उसको गलत मान के आगे बढ़ना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने सीखी होगी इस सवाल से, वो ये है कि अगर स्टेटमेंट बड़ा है
अगर स्टेटमेंट बड़ा है, एक चीज इसको यहां पे भी समझ लीजिएगा, अगर सवाल भी बड़ा है ना, सवाल भी बड़ा है, तो इसका मतलब मान लीजिएगा आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, आपको घुमाने की कोशिश यूपीएससी की तरफ से की जा रही है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप सिंगल एक सवाल से सीख सकते हैं कि मेरा, अगर यूपीएससी ये सारी चीजें करता है तो उसके अंदर आपको फंसना नहीं। ठीक है, एक बार सृष्टि आप बताएंगे कमेंट करके, आप जुड़ गई हैं क्लास में कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। मतलब राष्ट्रपति की इस शक्ति का प्रयोग जो है सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है, पी की जो शक्ति है क्षमादान की, उसकी सीमित न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग, पी शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सहमति के बिना कर सकते हैं। अब समझिएगा, कुछ लोग इसको ना एक्सट्रीम सोचें। कैसे? अब पहली चीज तो ये समझो आप, मुझे लगता है पहले स्टेटमेंट को लेकर तो आप में से शायद ही किसी को दिक्कत हो कि राष्ट्रपति की शक्ति की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लिखवा चुका हूं ये कंटेंट, समझते हो ना? जो उसकी माफी की शक्ति है राष्ट्रपति की, वो क्षमादान दे सकता है, कई तरीके से बताया है। पूरी तरीके से माफ कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, सजा को बदल सकता है, ये सारी चीजें राष्ट्रपति के पास हैं, है ना? अब राष्ट्रपति ये क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल करता है, इसकी सीमित न्यायिक समीक्षा होती है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होता है। इसका रीजन है, इसका रीजन पता है क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात कही गई है कि अगर राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों का इस्तेमाल करते समय दुर्भावनापूर्ण निर्णय लेता है। अगर आप में से किसी बच्चे ने मेरी वो क्लास की हो जिसमें मैंने इस चीज को लेकर मजाक बनाया था कि हर जगह सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देता है जिसका सेंस मुझे समझ में नहीं आता, कि दुर्भावना का मतलब समीक्षा तो कर ही रहे हो ना, ये क्यों कह दे रहे हो कि हाँ दुर्भावनापूर्ण अपना डिसीजन जो है यूज करेगा, तब जाके मैं इस चीज को वो कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं पे इसका मतलब, यदि यदि राष्ट्रपति दुर्भावना से डिसीजन देगा तब इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये लिमिटेड जुडिशियल पावर की पावर देता है। कई लोगों ने इसको सोच लिया कि यार सीमित 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 शब्द में फंस गए। हाँ देखो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को पकड़ना है बट फालतू नहीं पकड़ना है। इसके अंदर बड़ा नॉर्मल सी बात है कि सीमित न्यायिक समीक्षा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट जो है कि पी जो है, राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार की अनुमति के बिना। अब कई लोगों ने इस चीज को लेकर इतनी बहस कर रखी थी, मैंने टेलीग्राम में भी देखा, कमेंट में भी लिखा कि सर ऐसा है, केंद्र सरकार लिखा है ना, यहां मंत्री परिषद आना चाहिए। अब देखो, ये ना एक जनरल स्टेटमेंट, ये एक जनरल स्टेटमेंट कि केंद्र सरकार की अनुमति, मतलब सरकार की अनुमति के बिना कर सकता है वो, ऐसा नहीं है। सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। मंत्री परिषद अगर कहेगी तब जाके राष्ट्रपति उस शक्ति का इस्तेमाल करेगा, अदरवाइज राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इस स्टेटमेंट को आप गलत मानेंगे। और दूसरी बात यह है ना कि इस चीज को लेकर ट्रैप नहीं होना है। अगर राष्ट्रपति लिख दे, केंद्र सरकार लिख दे, लगभग लगभग सिमिलर बात है, वो खास बड़ा खेल नहीं है इस चीज को लेकर। जनरल स्टेटमेंट है ये कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वो न्यायिक जो है क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। दिस इज वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं, ऐसी पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका कट जाएगा और पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों के तकरीबन तकरीबन 4 नंबर जो है पॉलिटी में बन जाने चाहिए। दोनों के दोनों सवाल बड़े आसानी से सही हो सकते थे। अगर आप लोगों ने किए होंगे तो आपका स्कोर बढ़ा होगा, नहीं किए होंगे तो आप उस चीज के लिए खुद जिम्मेदार है। तीसरा स्टेटमेंट या तीसरा सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा देखते हैं इसको। ये देखो, लोकसभा के निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद खाली नहीं करेगा। अगर लोकसभा का विघटन होता है, आसान भाषा में पहला स्टेटमेंट उसका ये है, अगर लोकसभा का विघटन होता है तो उससे जो पहली बैठक होगी नई लोकसभा बनने पर, तब तक पुराना लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करेगा। कोई दिक्कत है क्या इस स्टेटमेंट में? कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर स्टेटमेंट है, कोई इश्यू नहीं।
जब तक वो छोड़े, भारत में तो सारे पद ही लगभग ऐसे ही है। राष्ट्रपति अगर नया बनता है तो पुराना राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ता है, सब जगह ऐसे ही है। तो फिर ये भी तो सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट तो बड़ा मजेदार तरीके से आप लोगों ने सही किया होगा। दूसरा, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, अब ध्यान से समझेगा। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार, और कितनी बार क्रैश कोर्स में कहा हूं, जैसे ही संविधान वर्ड यूज करे ना, वो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ऐसा इसके अंदर क्या है, क्यों संविधान लिखना पड़ा। अब स्टेटमेंट पढ़ो। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष चुने जाने पर तुरंत अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे दे। अगर आपको याद हो, मेरी क्लास अगर आप लोगों ने की है, खास करके फाउंडेशन में अगर आप लोगों ने पॉलिटी मुझसे पढ़ी, तो याद है आपको मैंने बताया था कि ब्रिटेन में एक प्रथा है कि एक बार अगर अध्यक्ष कोई बन जाता है ना, तो वहां पे वो अपने पार्टी से त्याग पत्र दे देता है और हमेशा के लिए अध्यक्ष रहता है, जब तक वो रिटायर नहीं होता या खत्म नहीं होता, हमेशा के लिए रहता है वहां। बट भारत में ये परंपरा नहीं। और ये सवाल यूपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन में 2024 में पूछा है कि अगर आप एक बार अगर अध्यक्ष बन जाता है और हमेशा के लिए बना रहे, क्या इस तरह की परंपरा को भारत को भी अपना लेना चाहिए, ब्रिटेन की परंपरा को? ये मैंने कंटेंट उसके अंदर पॉलिटी के फाउंडेशन बैच के अंदर लिखवा रखा है। अगर आप देखेंगे इसका मतलब, अच्छा चलो मैं छोड़ो ब्रिटेन की बात, क्या आपको लगता है भारत में ऐसा होता है? ओम बिरला की आप बात करते हो, वो तो बार बार बीजेपी का ही पक्ष रखते हैं। इसका मतलब पार्टी से तो त्याग पत्र या पार्टी से तो इस्तीफा नहीं देते हैं वो। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया? कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, 2025 के सवाल हैं ये सारे। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते कम से कम उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाए, उससे पहले नहीं। ये तो हर जगह ही है, किसी को भी आपको हटाना है तो आपको कम से कम उसको क्या करना होगा, 14 दिन का नोटिस देना होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी मेरे हिसाब से बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ इसका 1 और 3 जो है इसका आंसर होगा। ये सवाल में भी क्या कितना बड़ा खेला है जो आप फंस गए, अगर कोई फंसा है इसमें तो। अगर नहीं फंसे हो तो बधाई के पात्र हो। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि चलो सब्जेक्ट वाइज अभी एक एक सब्जेक्ट पे आ जाएंगे, सभी सब्जेक्ट को लेकर आप खुद ही बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद ही बोलेंगे। पर मुझे ये बात बताओ, 3 सवाल कर चुके हैं पॉलिटी के, क्या लगता है आपको कितनी डिफिकल्ट है पॉलिटी? अभिषेक बाबू, क्या लगता है आप, कितनी डिफिकल्ट है पॉलिटी आपके लिए? आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। ये ऑफलाइन क्लास में है, क्योंकि कुछ दिन ऑफलाइन क्लास रहेगी, फिर ये क्लास जो है आपको पता है हमेशा ऑनलाइन ही चलने वाली। ठीक है। अंतिम प्रहार का पूरा बैच भाई ऑफलाइन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और अब तो मुझे लगता है आने वाले कुछ 15 से 20 दिनों के बाद कुछ भी ऑफलाइन अवेलेबल नहीं रहेगा, सारी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन फॉर्म में ही चलेंगी, है ना। दिल्ली से थोड़ा हमारा जो है खाना पीना अब खत्म हो गया है, हम अपने घर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और वहीं से ही आपकी सारी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन फॉर्म में, जो चीजें जैसे चल रही हैं उसी तरीके से चलेंगी। ऑफलाइन वाला सेगमेंट जो है डिलाइट है ये सभी के लिए रोकने वाला है। ठीक है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कैसे इस चीज को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑफलाइन वाला से। ये कौन पेन यूज कर रहा है भाई? आप में से कोई बच्चा है जो पेन वैन करके छेड़खानी कर रहा है? ये नहीं करना है, नहीं तो हम टीम से पता करेंगे तो दिक्कत होगी फिर आप लोगों को। छेड़खानी नहीं करनी, आप चुप करके क्लास सुनो और फोन को साइड रख के क्लास सुनो आप। ठीक है। जो भी जिसने भी अभी पेन चलाने की कोशिश की थी वो चीज नहीं करनी है अभी आपको। अच्छा शबिया, कोई दिक्कत नहीं है शबिया, अगर कोई इशू हो तो कमेंट में टाइप करो आप लोग। ठीक है। खुद से नहीं करना है कुछ। अभी सबको नॉर्मली दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब तो सही आ रहा है अभिषेक? ठीक। कनेक्ट नहीं हुई अभी तक?
ठीक है भाई, तो 3 सवाल अभी तक हम लोग पॉलिटी के बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। और मेरे हिसाब से आप ये मत समझिएगा 100% एक्यूरेसी रेट सर, वहां पे गलतियां नहीं होना ही चाहिए ना, यही तो है। वहां पे अगर इन सवालों को लेकर आपकी गलतियां रहेंगी तो फिर आप बाकियों से आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी तक आपके 6 मार्क्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर हो जाने चाहिए थे 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर। चौथा सवाल मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि यदि प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्योग्यता का पात्र हो गया है या नहीं, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। पहला स्टेटमेंट यह है कि अगर लगता है कि दल बदल के अकॉर्डिंग कोई अयोग्य है या नहीं है, तो डिसीजन लेने की पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास हो। फिर से राष्ट्रपति का वर्ड आया और आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, कोई ना कोई खेला हो सकता है। भाई राष्ट्रपति का जिक्र आया तो इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई खेल हो सकता है। ठीक है ना, तो दल बदल का कानून का मतलब यह है कि इसको लेकर आपको पता है अगर कोई व्यक्ति अपने दल को छोड़कर किसी और दल में जाता है तो उसकी निर्योग्यता या उसको डिसीजन लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ना होकर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास होगा। ये बात हम लोग कई बार सिंपल सिंपल क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यूपीएससी का यह है कि भारत के संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं। एक चीज मेरी ध्यान से समझेगा, पहले इस चीज को देखो, कैसे इस चीज को वहां पे ट्रैप करके पकड़ना है। थोड़ा सा देखिएगा, यूपीएससी आपको ट्रैप करे ना, आप उसके ट्रैप में फंसो ही ना। कैसे, मैं बताता हूं। अगर यूपीएससी ना सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट किसी और सवाल में दे देता ना, किसी और सवाल, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आप खेल बता रहा हूं आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। अगर यूपीएससी आपको ये स्टेटमेंट कि भारत के संविधान में राजनीतिक दल का शब्द का कोई उल्लेख नहीं, अगर किसी और स्टेटमेंट में देता ना, तब आपके दिमाग में आना चाहिए था कि यार ये यूपीएससी का ना पॉइंट ये है कि वो चेक करना चाह रहा है कि अल्पसंख्यक परिभाषित है कि नहीं है, राजनीतिक दल है कि नहीं है। ये चीज का तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। लाभ के पद को परिभाषित किया गया है, ऐसे स्टेटमेंट ज्यादातर पहले गलत होते रहे। बट इसने इसके साथ दिया है, किसके साथ दिया है, इसके साथ दिया है। इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में दल बदल के संबंध में कानून जोड़ा गया है। अब मुझे बताओ, अगर 10वीं अनुसूची के संबंध में दल बदल कानून जोड़ा जाएगा तो क्या बिना राजनीतिक दल का उल्लेख किए उसके बारे में लिखा जा सकता है कुछ? खुद से बताओ मुझे। बिना पॉलिटिकल वर्ड शब्द का इस्तेमाल किए कुछ लिख सकते हो आप? किसको लिखोगे फिर? किस चीज का दल बदल? आपको तो उसमें पता ही है कि जो है आपका शुरू शुरू में कहा गया था कि 1/3 को लेकर भी अगर आप चेंज करते हैं तो आपको छूट दी जाएगी। बाद में सही कर दिया गया उसको, क्या 2/3। जब तक 2/3 मेजोरिटी से लोग कहीं और नहीं जाते, किसी और दल में शामिल नहीं आते होते, तब उनको जाके दल बदल से छूट दी जाएगी, अदरवाइज उनको छूट नहीं दी जाएगी। तो किसके लिए जिक्र होगा वो? राजनीतिक। इसका मतलब अगर इसने इसके साथ दिया था ना, तब आपके दिमाग में जरूर घंटी बजनी चाहिए थी कि यूपीएससी ने इसके साथ दिया है, और यहां से आप लेते कि यार दल बदल का जिक्र बिना राजनीतिक दल के हो सकता है क्या? मैं कहता ही नहीं कुछ। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये स्टेटमेंट किसी अलग स्टेटमेंट में होता, अलग सवाल में होता ना, तब आप कहते कि सर इसको लेकर तो खेल दिमाग में आया नहीं कि राजनीतिक दल है कि नहीं। बट अगर इसके साथ दे रखा है तो ये तो सोच लो कि दल बदल का जिक्र इसके बिना हो सकता है क्या? इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी स्टेटमेंट गलत है। 4 सवाल आपके 2 नंबर के, और हम लोग आ चुके हैं 8 नंबर पर। भाई देखो, अगर तो एक्यूरेसी का लेवल लाना है तो वो तो ऐसे ही आता है। मुझे बताओ तो सही, कहां पे खेल होने की पॉसिबिलिटी, कहां लगता है आपको कि यार ये सवाल मैंने, और फिर आपको लगता है कि सर इस चीज के चलते हमारा पेपर नहीं हुआ है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ आप? कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभी तक 4 सवाल बताया हूं, और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं अभी अभिषेक से पूछ भी रहा था कि क्या सच में इस तरह के पेपर को देकर आपको लगता है कि ये पेपर डील करने के लायक नहीं है? हाँ, अगर ये सब पेपर डील करने के लायक नहीं है तो फिर पेपर डील कैसे होगा फिर बताओ? मैं तो मेंटोरशिप में बहुत ही डीप में सवाल पूछा हूं, इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट सवाल पूछा हूं। यूपीएससी तो कुछ नहीं पूछ रहा है, फिर भी लोगों में इतना इशू है कि अब देखो सवाल नंबर तो ऐसे ही बनेंगे ना। 8 नंबर तक तो पहुंच चुके हो आप, अभी मैंने 4 ही क्वेश्चन डिस्कस किया है और सिर्फ पॉलिटी डिस्कस किया है। जिस दिन इकोनॉमी डिस्कस करूंगा उस दिन और मजा आएगा, जिस दिन हिस्ट्री डिस्कस करूंगा और मजा आएगा। हिस्ट्री का तो सारा पेपर ही मेरे कंटेंट से ही था।
सब कुछ ही उसके अंदर जिक्र किया हुआ था, लेकिन आप समझे जहां पे ट्रैप है उसकी भी बात करूं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। पॉलिटी के 2-3 सवालों में सब्जेक्टिविटी है, वहां भी खेल बता रहा हूं कि अगर उनको साइड भी हटा दें तब भी हमारे पॉलिटी में कितने नंबर आने चाहिए थे, और कितने आप लाए हो खुद से, ये भी आप चुप चेक करेंगे खुद कि मेरे से यार ये। अब मैं बताऊं, ज्यादातर जितने बच्चे हैं मेरी क्लास में जो अभी हैं लाए, जिन्होंने पेपर दिया है, इसमें से उन्होंने 2 सवाल गलत किए हैं और 2 सही किए हैं। इसमें से 2 सवाल गलत किए, एक तो वो सीएम वाला गलत किया है जहां तक मुझे, और एक ये राजनीतिक दल वाला गलत किया है। अगर मैं गलत ना हूं ना तो मुझे खुद बता दें ये लोग, इन्होंने 2-2 सवाल गलत किए हैं कि नहीं किए हैं भाई। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी बच्चे का, किए ना गलत। अब क्या ये गलत होने वाले सवाल थे? अच्छा, क्या डिफरेंस है कि वहां और यहां में? डिफरेंस इस चीज को लेकर यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में सवाल को डील करना और पेपर के बाहर सवाल को डील करना, दोनों में डिफरेंस होता है। मैं थोड़ा सा कूल या रिलैक्स माइंड से ये सवाल को डील कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा प्रेशर में वहां पे डील कर रहे थे और आप थोड़ा सा चीजों को पकड़ नहीं पाए। यही तो कंपटीशन है, फिर और क्या है फिर? क्वेश्चन आसान देता है लेकिन प्रेशर इतना कर देता है आपके माइंड में, आप खुद भी ले लेते हो लोड इतना कि पता नहीं क्या पेपर में पूछ लिया है, उसके चलते आप गलत कर देते हो। आपको क्या बोलिए वो? हाँ प्रीति, अगर आप हो क्या क्लास में एक बार बताएंगे? मैं इधर भी चेक कर लेता हूँ। प्रीति, प्रीति का शायद शो नहीं हो रही है यहाँ पे एज ए स्टूडेंट। कोई नहीं, देखा जाएगा उसको। है, कोई नहीं। प्रीति को नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को जूम ऐप में शायद प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इस चीज का भी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई, मजा आएगा। अगला सवाल देखो। पहला कथन है, भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के संबंध में रियायतें देने हेतु नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके क्षेत्र में स्थित हो। दूसरा स्टेटमेंट, भारत में केंद्र सरकार के पास लघु खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। देखो मैं आपको बताऊं, एक होता है खनिज जो बहुत ही प्रमुख खनिज है, और ये सवाल ना पहली बार नहीं आया, ये रिपीटेड सवाल है। 2 से 3 साल पहले अगर आप देखो भाई, कोई भी बंदा पेपर देने जाता है ना 10 साल का पीवाईक्यू करके ही जाता है, और नहीं करके जाता ना तो मैं करवा के भेजूंगा, इस साल मैं करवा के भेजूंगा। और उसके अंदर मैं, अगर आप खुद जाके इस सवाल को चेक कर लेना क्या ये सवाल पीवाईक्यू है कि नहीं। दूसरी बात, उससे भी मजेदार बात, चलो पहले आप ये समझ लो, एक होता है प्रमुख खनिज, एक होता है लघु खनिज जिसको आप गौण खनिज भी बोलते हैं। मैंने क्रैश कोर्स में एनवायरनमेंट में ये स्टेटमेंट लिखवा रखा है, कोई भी बच्चा चाहे अगर प्रूफ के साथ तो वो चेक कर सकता है, क्रैश कोर्स के अंदर लिखवा रखा है क्या, कि प्रमुख खनिज के पास पावर है केंद्र सरकार के पास, और लघु खनिज के पास पावर है राज्य सरकार के पास। दूसरे स्टेटमेंट में यूपीएससी पता सिर्फ इतना पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है, ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है दूसरे में। दूसरा स्टेटमेंट सुन लो, कि केंद्र सरकार के पास लघु खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति। अब ये लघु खनिज होंगे कौन से, ये राज्य डिसाइड नहीं करेगा। अगर आप चलो कॉमन सेंस की बात करते हैं, ध्यान से समझेगा मेरी बात को। पहले तो इस सवाल का आंसर तुरंत निकल जाता है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत कहीं है ही नहीं। यूपीएससी ने दोनों स्टेटमेंट गलत का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। अगर आपको एक पता लग गया ना, इसका ऑप्शन देखो क्या है, निम्न में से कौन से क्या ऑप्शन बनेगा इसका? पहला, दोनों सही है और कथन सेकंड कथन एक की व्याख्या करता है। कथन दोनों सही है, कथन सेकंड कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। कथन एक सही, कथन सेकंड सही नहीं, और कथन एक सही नहीं है और कथन सेकंड सही। आंसर निकल आया, क्या एक्सप्लेन करूंगा? पर फिर भी मैं कह रहा हूं चलो छोड़ो, आपको नहीं आ रहा है, आप इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। क्या राज्य सरकार को हम ये पावर दे सकते हैं कि आप डिसाइड करो कि लघु खनिज कौन से हैं कौन से नहीं? वो तो फिर हो सकता है प्रमुख खनिजों को उसमें डाल दे, हो सकता है प्रमुख खनिजों को उसमें डाल दे, वो पावर किसके पास रहेगी? केंद्र सरकार के पास। आप लोग क्रैश कोर्स के नोट्स उठाओ, उसके अंदर मैंने ये प्रॉपर लिखवाया है, प्रूफ वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी, मैंने कुछ बच्चों को बोला है, वो डिले हो गया मैटर, वो उसके अंदर प्रूफ आप देखो। उसके अंदर राज्य प्रमुख खनिजों को डील करने की पावर केंद्र सरकार के पास, लघु खनिजों को डील करने की पावर राज्य सरकार के पास। और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है कि लघु खनिज को लेकर अधिसूचित कौन से होंगे लघु खनिज, ये केंद्र सरकार बताएगी ना कि राज्य सरकार। ये जनरल सा स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब तुरंत आंसर निकलना चाहिए। अभी तक हम लोग 5 सवालों को सही कर चुके हैं और हमारा स्कोर जो है 10 नंबर का हो जाना चाहिए, बिना कुछ सोचे हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं।
अब एक और मजेदार सवाल, इस सवाल को लेकर ना बहुत बहस चल रही है, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा समझिएगा। यूपीएससी क्या लेगा वो भी मैं बताऊंगा, आप ना मेरा इसका आंसर भी लिख लीजिएगा, इसका आंसर भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको ना थोड़ा सा ये रहे कि सर ने क्या बोला था और इसका आंसर क्या आया। पहला स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, अध्यादेश किसी मौलिक अधिकार को कम कर सकता है, पहला स्टेटमेंट है। अध्यादेश जो है किसी केंद्र के कानून में संशोधन कर सकता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, अध्यादेश किसी फंडामेंटल राइट को कम कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, अध्यादेश पिछली तिथि से लागू हो सकता है। अब यूपीएससी कह रहा है कि इनमें से कौन से कथन जो हैं वो सही। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेगा बच्चों, और बहस किस चीज को लेकर हो रही है, अभी भी हो रही है, वो समझते हैं थोड़ा सा। पहला स्टेटमेंट है कि केंद्रीय कानून को संशोधन कर सकता है। मैंने आप लोगों को कितनी बार पढ़ाया कि अध्यादेश का मतलब क्या होता है, कानून, यही है ना। कब आते हैं इसको, जब संसद नहीं चल रही, तब आप क्या, राष्ट्रपति क्या जारी करता है, अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये मैंने पढ़ाया है, आप जानते भी हो। अध्यादेश का मतलब ही कानून। तो कानून है तो अगर हम कोई कानून पारित करते हैं, केंद्र सरकार ने कोई कानून बना रखा है, ऑलरेडी कानून बना रखा है, उस कानून में संशोधन हम किसी नए कानून से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, फिर पहले स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को भूल जाते हैं, तीसरे पे आओ। कोई भी कानून है केंद्र सरकार का, आपको याद करो वो वोडाफोन वाला केस, या याद करो अनुच्छेद 20, जिसमें मैं ये कहता हूं कि कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई कानून पीछे से लागू हो सकता है, आपराधिक मैटर को लेकर कोई कानून पीछे से लागू नहीं हो सकता। ये बात भी हमने पढ़ी है, मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट भी आपका प्रॉपर तरीके से सही है। अब बात आती है, क्या फंडामेंटल राइट को अध्यादेश कम कर सकता है कि नहीं। अब बहस किस चीज को लेकर है, पता है क्या है, देखो, हमने ये बात कही है, मेरी बात को आप ध्यान से पकड़ लेना, बहुत ही बारीक चीज बता रहे हैं इस सवाल को लेकर, और ये सवाल फिर से तंग कर सकता है फंडामेंटल राइट को लेकर, तो समझ लो। बच्चों का पॉइंट ये है, कई लोग जो आपको पता है ना, आजकल यूट्यूब पे ऑडियंस जो है ना बहुत ज्यादा ज्ञानी बन गई है ना, पल्ले नहीं है उनके कुछ खास करके, सवाल गलत करके आ गए हैं। अब उनको लग रहा है कि एक्सट्रीम सोच लिया, ओवर थिंकिंग कर ली इन्होंने वहां पे, मैं बता रहा हूं। फिर लगते हैं मतलब सर वहां पे ये लिखा हुआ है, सर वहां पे लिखा हुआ है। मैं इसलिए इग्नोर करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास समय नहीं है इनको मत्था मारने के लिए, लेकिन आप लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं चाहता तुम लोग ट्रैप हो, समझिएगा। इस स्टेटमेंट को पढ़ो, फंडामेंटल राइट को अध्यादेश कम कर सकता है क्या। उनका कहना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है, याद है आपको मेरी क्लास, इसमें मैंने ये कहा है कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, बताया ना मैंने, क्या भूल गए आप लोग। मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने आपको यह भी बताया कि मौलिक अधिकार में अगर कोई हिस्सा मूल ढांचे का है तो उसके अंदर संशोधन नहीं हो सकता। ये बात हमारी हो चुकी है मुझे लग रहा है, या नहीं हुई, ये है ना बात ये। चलो ठीक है, पर ये स्टेटमेंट देखो बच्चों क्या है, ये स्टेटमेंट ये है कि कोई अध्यादेश फंडामेंटल राइट को कम कर सकता है, ये तो केंद्रीय कानून पे सीमा है। क्या क्या आप मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों को कम करना और मौलिक अधिकारों में संशोधन करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये कानून केंद्र, ये संविधान में इस चीज का मैंने आपको हमेशा बताया है कि भारत की न्यायपालिका समीक्षा किस बेस पे करती है, क्या ये मौलिक अधिकारों को हर्ट तो नहीं कर रहा है, या फिर ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, और तो समीक्षा का कोई मैटर ही नहीं है उसका। दो ही बेस पे चेक करती है वो, किसी भी केंद्रीय कानून को, राज्य कानून को, क्या ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो ये वही तो कह रहा है कि आप किसी भी अध्यादेश के माध्यम से फंडामेंटल राइट को कम कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, न्यून नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट नॉर्मल तरीके से अगर आप देखेंगे गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ अध्यादेश किसी मौलिक अधिकार को कम कर सकता है, नो। कम करना संशोधन करना अलग है। संशोधन का मतलब ठीक है, हमने संपत्ति के अधिकार को हटा के हमने विधिक अधिकार में डाल दिया, हमने उसमें छेड़खानी तो नहीं की कि संपत्ति का अधिकार आधा मिलेगा आधा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप।
ना आप केंद्र के कानून के माध्यम से कर सकते हैं, ना अध्यादेश के माध्यम से कर सकते हैं। बारीक एक्सट्रीम थिंकिंग कर रहे हो आप, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। नॉर्मल स्टेटमेंट में मैं लिखवाता हूं कि क्या, देखो समझेगा, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि किसी भी अध्यादेश पर वही सीमाएं हैं जो केंद्रीय कानून पे सीमाएं। कानून पे क्या सीमा है कि फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकते, यही तो है, और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो वही तो पूछा है इसने। इसमें क्या गलत है? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 3, ये गलत हो गया। किसी भी अध्यादेश में ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को कम कर दे। अब इसको लेकर बहसबाजी कर रहे हैं कि सर जैसे फंडामेंटल राइट में तो अमेंडमेंट हो सकता है, तो फिर अध्यादेश भी तो कम कर सकता है उसको। अब कौन समझाएगा इनको? क्योंकि देखो, एक बात बताओ, बहस भी आपको किससे करनी है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कितनी बार वो कहानी कहानी पता है ना आपको, वो गधे वाली, राजा के पास चले जाते हैं दोनों लोग, एक होता है गधा और एक होता है टाइगर। क्या जाके कहते हैं, दोनों में बहस किस बात को लेकर होती है? गधा कहता है घास नीली, टाइगर कहता है चलो मैं खाता नहीं, वो बात अलग है, पर इतना तो अंधा नहीं हूं ना कि घास तो हरी है। घास तो हरी है। तो बोले चलो राजा के पास, काफी बहस होने के बाद पहुंच जाते हैं राजा के पास, तो राजा को बताते ही मैटर, तो राजा निकाला दे देता टाइगर को कि तू जंगल से 2 साल के लिए बाहर रहेगा तू। और गधा डांस करता हुआ, ढेंचो ढेंचो करता हुआ भाग जाता है वहां से। तो टाइगर कहता है राजा को, शेर को, कि बहुत बढ़िया न्याय है आपका, क्या बात है, ऐसा न्याय तो कभी देखा ही नहीं हमने। आपको भी पता है कि घास हरी है, फिर भी आपने मुझे पनिशमेंट दी, उसको पनिशमेंट नहीं दी। वो कहते वो तो मुझे ही पता है घास हरी, कहते फिर तुम बहस किससे कर रहे थे? तुम बहस किससे कर रहे थे भाई? बहस में तो इंसान देखो, गधे से बहस कर रहे हो आप। तो ये गधे हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि मेरे 90 नंबर है, 85 नंबर है, गधे हैं ये ऐसे ऐसे सवालों को अपने हिसाब से सही जोड़ के बैठे हुए हैं। इसका मतलब अभी तक हम 7 सवाल कर चुके हैं और आपके जो स्कोर है वो 14 नंबर तक पहुंच जाना चाहिए। 7 ही हुए ना? मेरे हिसाब से 7 हो गए। 14 हैं, 6 हुए, 6 हुए। 6 सवाल हम लोग सही कर चुके हैं और 6 सवालों से आपका जो स्कोर है वो 12 नंबर तक पहुंच जाना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, इस स्टेटमेंट? देखो एक्यूरेसी तो ऐसे ही आएगी, मैं तो एक भी सवाल कहता हूं गलत नहीं होना चाहिए, मजा ही आ जाए क्वालिटी। और बताओ मैंने नहीं पढ़ाया ये सब, तो मैं तो अभी आपके सामने ही खड़ा हुआ हूं। आप बोलोगे सर आपने नहीं पढ़ा है, फिर कैसे बताऊं बताओ? अब तो मैं और बारीक जाके बता रहा हूं कि भाई इसमें ये पकड़ना था, इसमें ये देखना था, समझे? चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न निकायों पर विचार करें। पहला, इंटरस्टेट काउंसिल। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तीसरा, क्षेत्रीय परिषद। इनमें से कौन जो है संवैधानिक निकाय? और ये सवाल बार 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 जान ही खा गया प्रीलिम्स। अब इसका तरीका पकड़िएगा, कैसे डील करना है। पहली बात तो मैं तो रट्टा ही मारने के लिए कहता हूं पढ़ लो सारे संवैधानिक निकाय कौन से हैं, पर फिर भी अब देखते हैं। कई लोग ये भी गलत करके आए हैं कई। कैसे गलत करके आए पता है? इसका तो चलो मान लो सबको पता था कि भाई ये जो है क्या है, कानूनी निकाय है, तो इसको तो सबसे पहले काटो। होम मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है, कई बार पढ़ा चुका हूं। क्षेत्रीय परिषदें बनी हुई है, पिछले साल भी 1971 की परिषद को लेकर सवाल पूछा था, वो सवाल भी तब भी मैंने करवाया। रीजनल काउंसिल। अब ये आपको पता है कि ये क्या है, कानूनी निकाय, तो इसको तो काटने में तो मुझे लगता नहीं है किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। अब दूसरा जो मैटर आता है, इसके बारे में आप 100% क्लियर होंगे, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, कि राष्ट्रपति इसका गठन करता है और इसके चेयरमैन कौन होते हैं भाई? पीएम। अंतरराज्य परिषद किसको बोलते हैं? जो केंद्र और राज्य के बीच में चीजों को डील करती है, राज्य और राज्यों के बीच में विवादों का निपटारा करती है। याद करो आप वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था अनुपूरक अधिकार इसका,
कि भाई ये वही काम करती है जो सुप्रीम कोर्ट करता है, पर दोनों में डिफरेंस है। याद है आप लोगों को? नहीं, मौत पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हो गया, राज्यों और राज्यों के बीच में विवाद हो गया, तो उस मामले में क्या करता है? डिसीजन देता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसका, और किसी के पास वो राइट है ही नहीं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसका इस मैटर में, वो राइट किसी के पास नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। क्षेत्रीय ये जो अंतरराष्ट्रीय राज्य परिषद है, ये भी वही काम करती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है पता है? इसका दिया गया डिसीजन बाध्यकारी नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दिया गया डिसीजन नहीं। बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, ये पढ़ चुके हैं हम। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट का, वो उसके साथ इसका अनुपूरक क्षेत्राधिकार। इसका मतलब ये है कि ये तो 100% क्लियर है कि क्या है ये, कौन सा निकाय? संविधानिक निकाय, जिक्र है संविधान में। अब आ जाती है बात इसकी कि सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, जब जिक्र ही नहीं हुआ तो इतना इतना तो समझ लो कि अगर ये संवैधानिक निकाय होता तो कहीं ना कहीं तो जिक्र होता। इतना ही सोच लो भाई। आप सोचो, मैं कहता हूं कानूनी अगर होता ना तो मैं समझ आता कि हाँ यार बच्चों को ट्रैप कहां समझाएंगे तब। बट अगर संवैधानिक निकाय तो बहुत बड़ी बात है ना। भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कैग, अटॉर्नी जनरल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सब क्या है? संवैधानिक निकाय है। और अगर इतना बड़ा संवैधानिक निकाय होता ये, चलो छोटा भी होता तो कहीं तो जिक्र किया होता मैंने साल 2 साल की तैयारी में। पर यार ये गड़बड़ होगा, ये खेल है कुछ ना कुछ। कार्यपालिक निकाय। अच्छा चलो एक और चीज। गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दो आप। अब बच्चे कह रहे हैं गलत करके आए, अब मुझे बताओ सही। अच्छा एक और चीज समझेगा, संविधान के इतने अनुच्छेद आपने पढ़े, संविधान की इतनी सारी बातें पढ़ी, कहीं तो जिक्र आता है इसका? या निर्वाचन आयोग के साथ कोई मतलब ही नहीं है? मतलब इतने बड़े बड़े निकाय हैं, संविधानिक निकाय, यूपीएससी, ये सब ये भी आ जाता कहीं ना कहीं। क्या लक्ष्मीकांत को मौत पड़ गई थी, अब मुझे नहीं आया था कि हम कहीं नहीं लिख सकते थे। कितना बचा फिर? इंटरस्टेट काउंसिल। चलो पहले 6 थे, अब तो 7 हो गए। पहले 6 थे। भाई थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ क्लास को। बोलिए आप लोग थोड़ा सा क्लास में। ये याद मत करिए उस चीज को लेकर कि पेपर में सर मत याद दिलाओ क्या हो। मैं तो आप लोगों को बता रहा हूं कितना सही हो सकता है, ताकि अगले साल के लिए कॉन्फिडेंस आए आप। मुझे पता है तकलीफ हो रही होगी कि यार काश हम साल वहां पे सही कर देते, मैं समझ सकता हूं। पर मेरा लॉजिक पकड़िए आप, ताकि आप अगले साल के लिए गलत ना करें। एक्यूरेसी कैसे 99% या 98% पॉलिटी में लेकर जा सकते हैं, क्यों बात करता हूं मैं ये, तो उसके लॉजिक दे रहा हूं मैं आपको ये। अगर मेरे लॉजिक गलत है तो कमेंट करे कोई बच्चा। डरने की जरूरत नहीं है कि सर मैं ये कर दो कमेंट। अगला सवाल देखते हैं, ताकि आपके जीवन में कॉन्फिडेंस थोड़ा और आए। इधर है भारत के संविधान के प्रावधान, और उधर है किसके अंदर इसका जिक्र है, या ये क्या है। पहला, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, और सामने लिखा हुआ है डीपीएसपी। सही है गलत है? बताओ भाई। तुम ध्यान दे दो क्लास। समझो, इस तरफ है राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। क्या ये डीपीएसपी है क्या? कोई दिक्कत ही नहीं होगा मुझे लगता है। 51, 50 है शायद, क्योंकि 51 के अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति और इन सब का जिक्र है। दूसरा है
हमारी समग्र संस्कृति की विरासत का मूल्यांकन और संरक्षण, और इसके सामने लिखा हुआ है डीपीएस, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। सही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक संस्कृति को बचाने का प्रयास करेगा नागरिक, कोई दिक्कत। तीसरा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, और उसके सामने लिखा हुआ है मौलिक अधिकार। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये भी ठीक है। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, और आपके सवाल हो चुके हैं 8, और आपके नंबर आपके हो चुके हैं 16। हाँ बिल्कुल सही, अभिषेक ने कमेंट किया है कि दिक्कत तो हमारी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, वो खेल कर जाती है। मैं एक चीज बताता हूँ, देखो देखो, एक चीज बताओ, समझो मेरी बात को, समझो। आज समझ जाओगे तो भी बदल जाएगा नतीजा। अपनी ओट जो है ना, अपनी ओट एक ही पे रखनी चाहिए। ईश्वर भी एक है, हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उनको भी एक पे ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्त भी हो ना जीवन में, तो इतना एक बेहतरीन एक क्लोज इंसान होना चाहिए, और टीचर भी है जिससे पढ़ना है, तो ओट एक ही पे रखो। मत सोचो कि यहां से ये कर लें और वहां से वो कर लें और वहां से वो कर लें। भागते भागते कुछ हासिल होगा नहीं, दिमाग लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। सवाल सही करना सीखना है बस। लगाते हो ना जो दिमाग की, यहां से भी पॉलिटी पढ़ लें, यहां से भी पॉलिटी पढ़ लें, यहां से भी कर लें, उसकी भी वीडियो 16 घंटे की देख लें, उसके बारे में कुछ नहीं होना है। एक्स्ट्रा नॉलेज आपको सवाल गलत करवा देती है। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया इसने। एक्स्ट्रा नॉलेज ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर देती है, सवाल गलत करवा देती है। रोते रहो। मैं 18 16 नंबर पहुंच चुके हैं, सिर्फ पॉलिटी। अभी तो बात हुई, अभी तो हुआ ही नहीं खत्म, अभी और सवाल होंगे, देखते हैं। आप कह रहे हो कि बात नहीं बन रही, और मैं कह रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां पे दिक्कत है। अगला सवाल देखो। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मुझे बताओ, जब मैंने लास्ट में लिस्ट भी दी, या मैंने हमेशा आपको बताया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने ये नहीं बोला कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची पढ़ लेना? हमेशा बोला है, हमेशा, कि एक सवाल तो आएगा ही आएगा। कई बार मैंने जिक्र किया है मिंटोश, 5वीं 6ठी 5, और क्या है बता भी चुका हूं इतनी बार। आप, मुझे लगता है मैं अकेला टीचर हूं जो क्रैश कोर्स में इसको टेबल वाइज लिखवाता हूं कि 5वीं में ये प्रबंध है और इसके अंदर ये फीचर्स, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इस सवाल को पढ़ो। मैं कहता हूं ना, आप नॉलेज छोड़ ही दो, आप आप ना इस सवाल को देखो, उससे अच्छे से डील कर पाओगे आप। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है। यदि किसी राज्य में किसी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्ति खो देती है, और स्थानीय निकाय ऐसे क्षेत्रों का संपूर्ण प्रशासन करते हैं या उनके हाथ में आ जाता है। मैंने हजारों बार बोला है, चाहे 5वीं अनुसूची का क्षेत्र हो, चाहे 6ठी का हो। एक बात बताओ, इस सवाल का मतलब क्या है? चलो पहले मैं सवाल का लाइन का मतलब बताता हूं, कि भाई मान लीजिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अलावा मान लो नागालैंड की बात करते हैं। ठीक है, नागालैंड है। अब नागालैंड का, जैसे मान लीजिए ये नागालैंड की स्टेट है, इसका ये क्षेत्र जो है, इसको घोषित कर दिया 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र। क्या घोषित कर दिया? अनुसूचित क्षेत्र। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कि अगर हमने ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया ना, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की जो पावर है वो जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इस क्षेत्र में। आपको लगता है ये चीज राज्य सरकार कभी एक्सेप्ट कर सकती है? और लिखा क्या है, स्थानीय पावर के पास पावर आ जाए। ट्रैप कर दिया उसने। और मैंने लिखवाया है, ये क्लास में आप जाके पढ़ो, राज्य सरकार कभी भी कब, राज्य की शक्ति पैरेलल बनी रहेगी। अरे भाई, राज्य कैसे छोड़ देगा अपनी पावर को, बताना जरा। और पंचायतों के संबंध में तो कभी नहीं छोड़ सकता वो। बस थोड़ी सी पावर हम ग्राम सभा को ज्यादा देंगे, बस इतना खेल है। ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर ही खत्म कर दो, राज्य की कार्यकारी शक्ति खत्म कर दो, ये नहीं पॉसिबल हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट कैसे भाई, कितने सारे अनुसूचित क्षेत्र हैं कभी स्टेट में, तब तो सीएम तो सब बैठ गए होते धरने पे कि ये क्या कर रहे हो भैया आप। और जब भी आप 5वीं 6ठी अनुसूची पढ़ते हो ना, उसके अंदर इस चीज का जिक्र पढ़ते हो, राज्य की शक्ति पैरेलल बनी रहेगी, ये स्टेटमेंट बनी रहती है उसको। कभी भी राज्य सरकार, और मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया कि नागालैंड की जो सरकार होगी वो कहेगी क्या, भाई आप इससे क्या है, सरकार के लिए तो बड़े मजे हैं। क्या मजे हैं पता है?
मान लो इस स्टेट में हम 7-8 क्षेत्र को घोषित कर देते हैं 5वीं अनुसूची के तहत, फिर राज्य सरकार किसका प्रशासन करेगी? राज्य सरकार किस चीज का प्रशासन करेगी फिर, जब पावर ही ले लिया आपने उस। कॉमन सेंस लगा के देखो, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत है। कोई दिक्कत है इसमें आपको? फर्स्ट स्टेटमेंट। हिरन रेगिस्तान में पानी की खोज में मर जाएगा, ये 1+ वाला है कौन? नाम बताए अपना। और क्या लिख रहा है, ये कौन है ये? ये ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपने दी है कि हिरन रेगिस्तान में पानी की खोज में मर जाएगा, ये भाई साहब कौन है, या कौन सी मैडम है, बताएंगे जरा? अब बताना जरूर है नाम अपना, नहीं तो पता तो चल ही जाएगा बाद में। 1+CPH, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से टाइप करो, आपका अपना नाम बताएं भैया आप। संदीप शर्मा, बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आपसे यही, आपसे यही उम्मीद करते हैं हम। हम्म। ठीक है भाई, तो इस तरह के कमेंट नहीं करने भाई संदीप, नहीं तो फिर कमेंट करने वाला बॉक्स बंद करवाना पड़ेगा आपको, फालतू की बात नहीं करनी है क्लास के अंदर, मैंने कितनी बार बताया आपको। दूसरा स्टेटमेंट देखो भाई, संघ सरकार राज्यपाल की सिफारिश पर, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो भैया आप लोग, संघ सरकार राज्यपाल की सिफारिश पर कुछ परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्रों का संपूर्ण प्रशासन जो है अपने हाथ में ले सकती है। क्या लगता है? दोबारा आया कम? ये सैमसंग SM कौन है भाई, आप लोगों के नाम क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सैमसंग SM कौन है? रिकॉर्डिंग वही क्लास मिलेगी जिस क्लास को आप मिस करेंगे, सारा बैच रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस जो क्लास मिस हो जाएगा उस क्लास का एक्सेस उसको दिया जाएगा, वो क्लास वो कर सकता है, बाकी सारा बैच रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा भाई, बड़ा सिक्रेटिव बैच है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी तो ठीक है, लेकिन अगला कमेंट नहीं आना चाहिए ऐसा बस। क्लास में रह के पढ़ाई पे फोकस करो आप। 5वीं अनुसूची के संबंध में पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल की सिफारिश पर इस तरह की चीजों को केंद्र सरकार अपने हाथ में नहीं ले सकती है। सेकंड स्टेटमेंट जो है, संघ सरकार राज्यपाल की सिफारिश पर कुछ परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्रों का संपूर्ण प्रशासन जो है वो अपने हाथ में ले सकती है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है भाई, स्टेटमेंट जो है राज्यपाल जो है वही पावर इस चीज को लेकर देता है, कि मतलब सिफारिश तो वही करेगा ना वहां से, इन स्टेटमेंट को लेकर। अब याद ये है कि क्या यहाँ पे राज्यपाल आएगा या राष्ट्रपति आएगा, 5वीं अनुसूची में पावर जो है
वो राष्ट्रपति के पास ज्यादा है, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार इस चीज को ले सकती है। तो इसका मतलब इस चीज का आंसर जो है सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश है यूपीएससी की। पहले स्टेटमेंट तो आप बहुत आसान तरीके से काट सकते हैं, बट सेकंड वाले स्टेटमेंट को लेकर कुछ लोगों का डाउट है सब्जेक्टिविटी को लेकर कि सर 5वीं अनुसूची में राज्यपाल का जिक्र कम है, तो यूपीएससी किस तरीके से स्टेटमेंट को दिया है, ये सोचने वाली चीज। तो चलो इस सवाल को भी होल्ड पे रखो जब तक ऑफिशियल यूपीएससी का आंसर आता है। इसको भी होल्ड पे अभी भी डिस्कस करेंगे क्लास के बाद, पर पहले अगला सवाल देखो आप। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न विषयों पर आप लोग विचार करें। एक है संघ सूची का जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर संघ सूची। दूसरा, राज्यपाल की कार्यपाल की शक्ति कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार। और तीसरा, राज्यपाल के पद की शर्तें। ये 3 चीजें हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किसके संबंध में संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति करने से पहले आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझेगा। एक है 7वीं अनुसूची में अगर कोई बदलाव करना है, सिंपल सी बात। दूसरा है राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। और तीसरा है आपका पॉइंट, राज्यपाल के पद की शर्तें। ठीक है, अब वो सवाल ये है कि कितनों में आपको आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। आसान सा सवाल है, मजेदार सवाल है, वो खास दिक्कत नहीं। और यूट्यूब पे जो इसको लेकर डिबेट बढ़ा रहे हैं वो चीज जो है आपकी, ऑलरेडी तो लिख रखा है अमित मैंने। कोई, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इसमें संघ सूची या 7वीं अनुसूची में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और तीसरा है राज्यपाल के पद की शर्तें। अब मुझे एक बात बताओ, आधे से अधिक राज्यों की जो सहमति चाहिए होती है किन मैटर में चाहिए होती है भाई? संविधान में 3 तरह से संशोधन होता है, एक सामान्य बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और तीसरा विशेष प्लस राज्यों का आधे से ज्यादा का समर्थन। कई बार जिक्र हुआ है। और मैंने कहा कि तीसरा किसमें चाहिए? संघीय मामलों में, कोई डाउट ही नहीं है। अब मुझे ये देखो, संघीय मामले इसमें बनते कौन से हैं? एक तो 7वीं अनुसूची, क्योंकि इसमें संघ सूची है, राज्य सूची, राज्यों का लेना देना है, तो ये तो ऑब्वियसली उनकी मंजूरी चाहिए होगी। दूसरा, अगर राज्य की किसी कार्यपालिका कार्यकारी शक्ति का विस्तार करना है, संघ का मैटर है तो सीधा ही राज्य लिखा हुआ है, इसमें तो सीधा राज्य लिखा हुआ है, कोई डाउट ही नहीं। और तीसरा, राज्यपाल के पद की शर्तें। अब इसको लेकर ना कुछ लोग यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं कि सर राज्यपाल का जो ऑफिस है ना, राज्यपाल का जो ऑफिस, उसको लेकर तो केंद्र सरकार के पास पावर। ऐसा कुछ नहीं। राज्यपाल के पद की शर्तों को लेकर राज्य से थोड़ी ना पूछेंगे हम। ये तो राज्य का, केंद्र सरकार का मैटर है ना, ये थोड़ी ना पूछेंगे हम उससे जाके कि भाई कौन सी पद की शर्तें रखें कौन सी ना। फिर तो राज्य अपनी मर्जी से ही रखेंगे। फिर राज्यपाल का क्या इशू ही क्या रह जाएगा फिर। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका बहुत आसान तरीके से गलत हो जाएगा और 2 स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। कितने सवाल थे पहले भाई? 16 थे मेरे हिसाब से। कोई बात है इसमें? राज्यपाल के पद की शर्तें आप सोच के देखो ना, केंद्र उसी को लेकर तो केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव है। जब भी मैं चुनित मुद्दे दिखाता हूं कि भाई केंद्र के संघ के संबंध में क्या क्या मुद्दे हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में कुछ प्रमुख मुद्दे, उसमें राज्यपाल रहता है कि नहीं रहता है? तो राज्यपाल का पद, और उसमें अगर राज्यों से पूछेंगे तो फिर तो बात ही क्या रह गई, फिर तो मजा हो गया। अगला बात, अगला सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, राज्यपाल राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।
दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों में विधानमंडल में कही गई बातों को लेकर न्यायपालिका में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। कोई दिक्कत है क्या तीनों स्टेटमेंट? आसान सा सवाल, तीनों सही है। कितना मार्क्स हो चुका है? अब एक दो सवाल जो और भी हैं जिनको लेकर इश्यूज हैं, हालांकि मेरे को लगता है शायद एक आध सवाल मेरे पास अभी है नहीं। हाँ, ये सवाल देखो आप, एक और सवाल है, ध्यान से देखो। निम्न कथनों पर अभी विचार करें। पहला, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से जिक्र है कि किस राज्य का राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है। किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है। मैं आपको बताता हूं दो डिफरेंस। राष्ट्रपति ने को भारतीय संविधान ने विवेक की शक्ति नहीं दी, परिस्थितिजनक विवेक है उसके पास, संवैधानिक विवेक नहीं। बट राज्यपाल के पास संवैधानिक विवेक है। लेकिन राज्यपाल में संविधान ये नहीं बताता कि आप राज्यपाल को कहां कहां पे आप विवेक का इस्तेमाल करो, बट ये कहता है कि हाँ भाई आपके पास विवेक की पावर है। उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से अपेक्षा की गई है कि वो विवेक के मामलों का इस्तेमाल करेगा या विवेक का यूज करेगा, बाकी मामलों में भी उसको मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 161 के अंदर इसका जिक्र है। 163 है शायद, 163, उसके अंदर इस चीज का जिक्र है कि राज्यपाल, मैं फिर से बोल रहा हूं स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि राज्य जिन चीजों को लेकर राज्यपाल से अपेक्षा की गई है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, उन बातों को या उन कतिपय कतिपय मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में राज्य जो है मंत्रिपरिषद के कहने पर राज्यपाल काम करेगा। इसका मतलब संविधान ने लिख दिया है कि हाँ भाई आपको क्या करना है, विवेक का इस्तेमाल करना है। कोई दिक्कत पहले स्टेटमेंट में नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है। दूसरा देखते हैं अभी, खैर हालांकि मैं इस स्टेटमेंट को लेकर भी अभी होल्ड रखता हूं। देखते हैं सेकंड वाला पढ़ो। भारत का राष्ट्रपति समय ही किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपने लिए सुरक्षित रख सकता है, चाहे राज्यपाल ने उसे भेजा ही ना। अब ये दो सवाल हैं, एक जो मैंने अभी आपको बताया अनुसूची को लेकर, उसके अंदर थोड़ा सा डाउट है, एक इस सवाल की सब्जेक्टिविटी को लेकर डाउट है। मैं आपको बता देता हूं, देखो पहला जो स्टेटमेंट है ना, उसमें तो कोई खास दिक्कत है नहीं, मतलब सही स्टेटमेंट है वो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट स्टेटमेंट को थोड़ा सा अगर मैं और ध्यान से पढ़ूं ना, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उन स्थितियों का उल्लेख है जहां किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है। तो अब ये यूपीएससी की सब्जेक्टिविटी है कि वो इस स्टेटमेंट को किस तरीके से लेता है। क्या वो सिर्फ ये चीज जानना चाह रहा है कि राज्यपाल जो है आपका जो आप कर सकते हो, मतलब उसके बारे में विवेक का जिक्र किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट अगर आप लोग देखेंगे, उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति है ना, जो राष्ट्रपति, वो बिना राज्यपाल के भेजे मैटर को सीधे अपने पास बुला सकता है। अब इस चीज का जिक्र भी संविधान में कहीं देखने को नहीं मिलता है, पर मेरे हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। तो केंद्र सरकार के पास इस तरह की पावर है। अगर संविधान में कहीं जिक्र नहीं है ना, तो इस सेकंड स्टेटमेंट में संविधान का उल्लेख भी नहीं। सेकंड स्टेटमेंट में ये थोड़ी लिखा है कि संविधान के अनुसार, सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रपति खुद ही किसी मैटर को अपने पास बुला सकता है। तो ये दो स्टेटमेंट सवाल जो हैं, ये थोड़ा सा होल्डिंग वाली चीज पे हैं। इस तरह के सवालों को आप छोड़ भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सवालों से आप 20 नंबर पॉलिटी में बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते थे। कोई इशू इसको लेकर मुझे लगता है। अगर कोई मैं सवाल पॉलिटी का भूल रहा हूं तो मुझे आप लोग याद दिला सकते हैं, ताकि उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जा सके। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो इस चीज को लेकर थोड़ा सा बात कर सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद एक लोकपाल का भी सवाल है, उसमें फैक्ट को लेकर चीजें पूछी गई। हाँ, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर लागू होती है, बट भारत के बाहर तैनात भारतीय लोक सेवकों पर लागू नहीं होती। ये सवाल अपने आप में गलत हो जाएगा। पीएम जब तक उनके दायरे में आ रहा है तो फिर बाकी क्यों नहीं आए। दूसरा, अध्यक्ष या संसद का सदस्य जो है वो इसका कोई मतलब सदस्य नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो यूटी में या किसी विधानमंडल में सदस्य है, वो लोकपाल नहीं बन सकता। इनका कहने का मतलब ये है ना। दूसरा तो ये भी कोई खास बात नहीं है, ये भी सेकंड कट जाएगा। तीसरा वाला है, इसको छोड़ो, अब आज चौथा पढ़ो। लोकपाल भारत के पीएम के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकता। ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, पीएम भी उनके दायरे में आते हैं। और ये तीनों स्टेटमेंट गलत। पर ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ना इसके अंदर, कि भाई 45 वर्ष से कम की आयु का नहीं होगा, ये फैक्ट संविधान में उनके कानून में जिया हुआ है कि 45 साल से जो है कम आयु के व्यक्ति को आप जो है लोकपाल नहीं बना सकते। तो यहां पे
थोड़ा सा यूपीएससी फैक्ट को लेकर खेल गया है। अगर आपको फैक्ट क्लियर हो तो इस तरह के सवालों को डील करना है, अगर फैक्ट आप भूल जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के सवालों को भी आप छोड़ सकते हैं। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर यूपीएससी ने, अच्छा एक सवाल ना मिनिस्ट्री को लेकर यूपीएससी ने पूछा है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बार बार ईडी का जिक्र करता रहा हूं, मैं खास करके वहां इकोनॉमी में मैंने 2-3 बार लिखवाया है, क्रैश कोर्स में भी आप देखिएगा, चेक करिएगा जाके, कि जो ईडी है ना, जिसको आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, ये आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, और यूपीएससी ने इसके सामने डाल रखा था होम मिनिस्ट्री। ये सवाल भी पॉलिटी के अंदर पूछा गया है ना, तो ये यहां से कट जाना चाहिए ये सवाल, इस चीज को लेकर होम मिनिस्ट्री लिखा हुआ था। और दूसरा था राजस्व निदेशालय, ये जो है रेवेन्यू मिनिस्ट्री के तहत ही है। और तीसरा, ये थोड़ा सा डीप में जाकर यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि प्रबंध विभाग, जनरल सिस्टम और डेटा प्रबंध, ये ऑटोनॉमी मतलब बॉडी है, ये किसी के अंडर काम नहीं करता है। तो ईडी वाले से लिंक करके आप इस सवाल को थोड़ा सा डील कर सकते थे। मैंने ही आपको लिखवाया था कि जो ये प्रवर्तन निदेशालय है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है। फिर से अगर सवाल में कहीं रिपीट हो ये, क्योंकि इतना न्यूज में रहा था, तो मैंने पिछले 2 साल से बार बार लिखाया ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और यूपीएससी ने होम मिनिस्ट्री दे रखा था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा, अच्छा एक और चीज, जो ये डिपार्टमेंट वाली चीजों को लेकर जो बात है, ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, इस तरह के सवाल है, इसको लेकर ना थोड़ा गवर्नेंस वाला सेगमेंट भी फंस जा रहा है। जैसे शासन वाला सेगमेंट है ये पॉलिटी नहीं है प्योर। ये थोड़ा सा, जैसे मान लो डीओपीटी किसके अंदर काम करता है, या जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा विभाग है, ये चीजें, तो मैं एक चीज सोचा हूं, या तो मैं एक दिन आपकी एक क्लास प्रॉपर इस चीज को लेकर कर दूंगा, जिसमें ना हम लोग सारा मिनिस्ट्री वाला इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेगमेंट निकाल लेंगे, है ना। सीबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, डीओपीटी क्या है, एक तो मुझे लगता है आपको यूपीएससी के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना, वो सारे मैं एक दिन एक क्लास लेके ना आपको, जिसमें हम लोग गवर्नेंस करेंगे, शासन, वो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पॉलिटी का सवाल नहीं है ना, गवर्नेंस का सवाल है। तो उसके अंदर ना मैं एक दिन आपको प्रॉपर नोट्स बनवा देता हूं कि भाई कौन सा विभाग किसके अंदर, इसको लेकर भी एक सवाल मैंने 4-5 सालों से देखा है कि यूपीएससी पूछने लगा है, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा उस तरीके से कवर कर सकते हैं। ये सवाल भी आपका लगभग वहां से कवर हो जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर अगर इस बार देखा जाए तो 11 के आसपास सवाल आप डील कर सकते थे। 22 नंबर का पेपर जो है आप लोगों का पॉलिटी से होना चाहिए। अब इकोनॉमी बाकी है, हिस्ट्री बाकी है, ज्योग्राफी बाकी है, एनवायरनमेंट बाकी है ना। वो भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि कितना आप लोग, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर भी बात कहूं ना, तो इस बार का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 3 सब्जेक्ट से निकल सकता था, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, तीनों से निकल सकता था, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी। इकोनॉमी के इतने आसान सवाल हैं, पर इकोनॉमी जिस दिन शुरू होगा उस चीज को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इस चीज को डिस्कस करना ठीक नहीं। ठीक है भाई, तो हमें अब एक चीज समझनी है कि हमारा जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है, वो हमने 2025 का पूरा पेपर उठा के डिस्कस किया है, और आगे से जो है आप लोगों को इस चीज को लेकर ध्यान रखना है कि आप सवाल को समझें। देखो, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने कितने नंबर लिए हैं, मेरे हिसाब से तो 22 नंबर तो देखो हंस के बनने चाहिए थे, और एक आध सवाल और भी सही हो जाता तो सोचो आप 24 नंबर भी यूपीएससी पॉलिटी से ही मार सकते हैं। मतलब 1/5 पोर्शन जितना आपको स्कोर चाहिए, उसका 1/4 तो आपको एक ही सब्जेक्ट से मिल जा रहा है। कितना नंबर चाहिए, 80 से 85 के बीच में, चलो मैं कहता हूँ 90 ही मान, 100 ही मान के चलो ना, 100 नंबर मान के चलते हो तो लगभग लगभग उसका 1/4 हिस्सा जो है वो आपको पॉलिटी से ही कवर होना चाहिए था, एक्यूरेसी के माध्यम से, ज्यादा नहीं तो 20 नंबर तो मुझे लगता है हंस के बनने चाहिए, हंस के बनने चाहिए 20। अगर इसमें भी सवाल गलत करके आए हो ना, तो फिर तो वही है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा अगले साल के लिए, या अगले साल ये सारी चीजें जो है आप गलत ना करें। अब थोड़ा सा हम चीजों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो आपकी कहानी है ना, हमने डिस्कस कर लिया इस चीज को। थोड़ा सा आप लोग हेडिंग डालो अब, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और थोड़ा आपको ये भी आइडिया लगे कि इस बार किस तरह का लिखवाने वाला सेगमेंट रहेगा। हेडिंग डालेंगे आप लोग, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, अब मैं सारे पॉइंट्स वाइज ही चीजें लिखवाने वाला हूं, इसमें पहला पॉइंट लिखो, भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास दो प्रमुख कालखंडों में समझा जा सकता है। भारतीय संविधान का विकास
दो प्रमुख कालखंडों में समझा जा सकता है। पहला पहला पॉइंट, कंपनी का शासन, और उसके ब्रैकेट में लिखो 1773 से 1858। 1773 से 1858। ठीक है, इसके सामने बस डैश करके एक लाइन लिख लो, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी के अधीन शासन ढांचे की स्थापना। ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन ढांचे की स्थापना। और दूसरा है ना, कंपनी शासन में आपने लिखा, फिर दूसरा पॉइंट लिखो क्राउन का शासन। क्राउन का शासन इसके अंदर लिखेंगे टाइम 1858 से 1947। 1858 से 1947, 1947। इसके सामने लिखेंगे प्रत्यक्ष ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। प्रत्यक्ष ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। प्रत्यक्ष ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। ठीक है, अब एक नीचे लिखो हेडिंग डाल के छोटी सी, कालक्रम। कालक्रम लिखो आप। पहला पॉइंट लिखो इसमें 1600 लिखो, 1600। 1600 इसके सामने लिखो ईआईसी के रूप में अंग्रेजों का आगमन। ईआईसी के रूप में अंग्रेजों का आगमन, खींच के भाई जल्दी जल्दी, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेजों का आगमन। जितनी स्पीड रखोगे उतना अच्छा रहेगा। 1600 हो गया, फिर लिखो 1765, ये क्रम पता होना चाहिए भाई आपको। 1765 इसमें लिखो शाह आलम द्वितीय द्वारा ईआईसी को दीवानी। शाह आलम द्वितीय द्वारा ईआईसी को दीवानी, समझ रहे हो, दीवानी अधिकार प्रदान है ना, सिर्फ दीवानी लिख लो। फिर लिखो 1773 से 1858 के बीच, 1773 से 1858 के बीच कुछ अधिनियम पारित, कुछ अधिनियम पारित, जैसे जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कॉमा समझौता अधिनियम 1781, 1781, समझौता अधिनियम 1781। तीसरा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, कॉमा 1833, 1813 कॉमा 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट। 1813 कॉमा 1833 कॉमा 1853 के चार्टर एक्ट आदि आदि डाल। फिर नीचे लिखो अगली डेट 1857। 1857 इसके अंदर लिखो सामने विद्रोह और कंपनी शासन का अंत। इसके सामने लिखो विद्रोह और कंपनी शासन का अंत तथा क्राउन के शासन की शुरुआत। क्राउन के शासन की शुरुआत। ठीक है, लास्ट एक डेट लिख लो 1947, 1947। इसके अंदर लिखो क्राउन शासन का अंत। क्राउन शासन का अंत। अब लिखो आप सबसे पहले हेडिंग डालकर 1773 का अधिनियम, सिर्फ शॉर्ट में लिखो 1773 का अधिनियम।
शॉर्ट में गवर्नर जनरल मतलब जी वॉरेन हेस्टिंग्स। जी लिखो, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें पहली बार ब्रिटिश शासन की शुरुआत, पहली बार ब्रिटिश शासन की शुरुआत। अगला उद्देश्य, उद्देश्य ईआईसी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना। उद्देश्य ईआईसी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना। ईआईसी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना। अगला केंद्रीय प्रशासन की नींव, केंद्रीय प्रशासन की नींव। अगला बंगाल के जी का नाम बदलकर जीजी, बंगाल के जी मतलब गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल जी प्लस एससी की स्थापना। अगला अगला पॉइंट डाल लो, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एससी प्लस अगला पॉइंट, अगला पॉइंट निजी व्यापार पर प्रतिबंध, निजी व्यापार पर प्रतिबंध। और एक लास्ट पॉइंट लिख लो, बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन, बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन। 1 मिनट का समय है, जल्दी से पढ़ेंगे भाई इसको, ये सारे पॉइंट जल्दी से पढ़ेंगे। 1 मिनट का समय आप लोगों के पास, फटाफट याद करो इसको। अच्छे से याद करो भाई, फटाफट। अधिनियम वाला जो सेगमेंट है इसको याद करो जल्दी से। कितने लोगों को याद हो गया भाई, जल्दी से बताएंगे कमेंट में। कितने लोगों को याद हो गया बताएंगे जल्दी से। 1 सेकंड लगाया करिए कमेंट करने में। बोलो 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 बोलो, जल्दी करो। लास्ट वाला क्या शबिया? अभिषेक को याद हो गया, शिवानी को भी याद हो गया, कन्हैया डन, पूजा को याद। बाकी लोग कहाँ हैं या है ही नहीं? हो गया शबिया को, गुड। अभी अच्छे से ही याद कर लेना, इसका स्यापा खत्म करो अभी। ये रोहित कौन है भाई? अच्छा वो रिमझिम, ठीक है। जसविंदर को भी याद हो गया है, 1+ को भी याद हो गया है। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात। अब ये भूलना नहीं चाहिए भाई। अगला लिखो, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1781 का संशोधन अधिनियम। ब्रैकेट में लिख लो, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। कई बार बेसिक सवाल इस तरह से पूछ लेते हैं, कौन से अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है? समझौता अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, इसमें लिखो, जीजी तथा उसकी परिषद को एससी के अधिकार क्षेत्र से छूट, एकदम शॉर्ट में लिखवाएंगे, टेंशन मत लो आप। जीजी या उसकी परिषद को, जीजी तथा उसकी परिषद को एससी के अधिकार क्षेत्र से छूट, सुप्रीम कोर्ट।
अगला, न्यायालय को व्यक्तिगत कानून के अनुसार सुनवाई करनी होगी। न्यायालय को व्यक्तिगत कानून के अनुसार सुनवाई करनी होगी। एक और पॉइंट, प्रांतीय न्यायालयों की अपीलें, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको हैशटैग लगा लेना भाई, इसको हैशटैग लगा लेना। प्रांतीय न्यायालयों की अपीलें, प्रांतीय न्यायालयों की अपीलें जीजी की परिषद में होंगी, ना कि एससी में, गवर्नर जनरल की परिषद। प्रांतीय न्यायालयों की अपीलें जीजी की परिषद में होंगी, ना कि एससी में। हाँ, अगला लिखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, जल्दी से, शाबाश। 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग। दूसरा, द्वैध शासन प्रणाली, दूसरा लिखो, द्वैध शासन प्रणाली, और इसके सामने डैश करके लिखो कौन सी द्वैध। इसमें पहला पॉइंट इसी के अंदर डैश करके इस तरह से लिख देते हो, जैसे द्वैध शासन प्रणाली है तो ऐसे डाल दिया करो एक तरफ ये, ताकि शॉर्ट में आपको याद रहे। इसमें लिखो एक तरफ, लिखो एक में नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड, ब्रैकेट में या इसके सामने लिख लो राजनीतिक क्रियाकलापों का प्रबंधन, राजनीतिक कार्यकलाप, कार्यों का प्रबंधन, ऐसे लिख लो राजनीतिक कार्यों का प्रबंधन। और दूसरा इसमें लिखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इसके सामने लिखो व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन। शॉर्ट में लिख लो व्यापारिक कार्य, बस जितना शॉर्ट चलोगे उतना याद रहेगा आपको, कम मत्था मारना पड़ेगा। व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन, और इसमें एक लाइन लिख लो, पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। पहली बार कंपनी के, बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत सवाल फ्रेम होते हैं यहां से। कौन से एक्ट में पहली बार ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, संपत्ति को, कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। दोनों एक्ट जो अभी मैंने लिखवाए हैं, दोनों अभी जो लिखवाए हैं, जल्दी से पढ़ेंगे भाई, शाबाश, बिल्कुल दिल से पढ़ना है, दिल से। दोनों दो तीन प्रावधान जो है फटाफट याद करो, फटाफट, छोड़ना ही नहीं है घर के लिए, यही करो। 1781 को करो और 84 को करो, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। जसविंदर क्या इशू है बताएंगे जल्दी कमेंट करके। नेटवर्क प्रॉब्लम, कौन सा वाला पॉइंट है? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग, जसविंदर ये पॉइंट था, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग। कितनों को याद हो गया भाई, जल्दी से कमेंट करो, शाबाश। सच में याद हो गया, पूछो। चलो गुड है, चलिए अच्छी बात है। रोहित का डन हो गया है, शबिया का डन हो गया है, 1+, वही तो है।
कन्हैया को भी याद हो गया, शिवानी को भी याद हो गया। चलिए भाई, पूजा का भी डन हो गया, वेरी गुड। और मजाक नहीं करना है, पूछूंगा सवाल फिर अपना नुकसान करोगे खुद। जब कहूं रिपीट करना है तो 1-2 मिनट प्रॉपर ध्यान से पढ़ लेना है उसको, ताकि यहीं से आपका खत्म हो जाए अभी। ठीक है, तो हम लोग 1784 भी कर लिए। फिर लिखो 1793 का अधिनियम, 1793। इसमें लिखो गवर्नर जनरल जीजी को परिषद पर अभिभावी शक्ति, जीजी को परिषद पर अभिभावी अधिभावी शक्ति ऐसे लिखना, मतलब परिषद पर हावी रहेगा ये, अधिभावी शक्ति को को भविष्य के लिए बढ़ा दिया गया, भविष्य के लिए बढ़ा दिया गया। अगला, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अगला, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के वेतन का भुगतान, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से। जल्दी से आगे 1813, 1813 का अधिनियम, शॉर्ट में लिखो 1813 अधिनियम, बस खत्म, शॉर्ट में अधिनियम भी शॉर्ट में। अगला, ईआईसी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैशटैग लगाओ, ईआईसी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त। है, हाँ, चार्टर अधिनियम, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त। दूसरा, चीन प्लस चाय के व्यापारिक एकाधिकार में छूट, चीन प्लस चाय के व्यापारिक व्यापारिक एकाधिकार में छूट। अब आप समझ रहे हो पहले पॉइंट जो मतलब है, इसका मतलब समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या है, भारत के अंदर अब कोई भी आ सकता है व्यापार करने। इसका मतलब ये है, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तुम्हें जो बोला गया था ना कि पूर्व में व्यापार करने का तुम्हारा एकाधिकार है, 1600 में लेके आए थे ये महारानी से, वो खत्म हो गया अब। हाँ, दो चीजें बरकरार रखी गई, क्या कि चाय का तुम करो और चीन से करो, और इसको भी आगे चलकर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर यूपीएससी पूछे कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से सबको भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था, या ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया, तो 1813 का अधिनियम है, याद रखेंगे इसको। इसमें देखो, स्थानीय शासन को कर लगाने का अधिकार, स्थानीय शासन को कर लगाने का अधिकार। अगला, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश का अधिकार, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश का अधिकार। लास्ट पॉइंट, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए निवेश की बात, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए निवेश की बात। जल्दी से 1833 का अधिनियम, 1833 और अधिनियम, 1833 और अधिनियम, बस। केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम,
जो केंद्रीकरण 1873 से शुरू हुआ था ना, यहाँ आके एक्सट्रीम चला गया वो। अब 1853 में विकेंद्रीकरण शुरू करेंगे। केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम। अगला, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय में तब्दील। व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय में तब्दील। अगला पॉइंट हैशटैग लगा के, चीन और चाय के एकाधिकार को समाप्त। चीन और चाय के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त। शॉर्ट में लिख लोगे तो बढ़िया है, चीन और चाय के एकाधिकार को समाप्त। जीजी को भारत सरकार कहा गया। जीजी को भारत सरकार कहा गया और उसकी परिषद को भारत परिषद। जीजी को भारत सरकार कहा गया और उसकी परिषद को भारत परिषद। अगला, बंगाल के जीजी को भारत का जीजी। बंगाल के जीजी को भारत का जीजी। आपको याद होगा जब 73 का अधिनियम था उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का क्या बना दिया गया था? जीजी। और कौन था वो बंदा? वॉरेन हेस्टिंग। अब कौन होगा? विलियम बेंटिक। इसको याद करो, ये 2024 के प्रीलिम्स का सवाल है, विलियम बेंटिक वाला, कि कौन था जिसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 2024 के प्रीलिम्स का सवाल है ये, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? है? ओ मेरे मालिको, भारत का गवर्नर जनरल इसमें बनाया ना। सवालों को सुनना है, तुम लोग यही गलती कर देते हो वहां पे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? अगर ऐसा सवाल पूछ ले कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वहां से दिमाग लगाने लगो यार कौन सा पूछ रहा है। अरे भारत का गवर्नर जनरल तो इसको बनाया गया ना, बेंटिक को। उसको बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और भारत का गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। तभी तो ट्रैप भी हुए कई लोग पिछले साल के सवाल। और ये सवाल तो मजे हैं, इनको तो फ्री के नंबर पकड़ा करो, अंगूर है, खींच लिया करो इसको। अगला देखो, इसी में पॉइंट में अगला पॉइंट लिखो, बंबई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियां समाप्त। केंद्रीकरण हो रहा है ना। बंबई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियां समाप्त। इसमें अगला पॉइंट, पहले कानूनों को विनियम विनियम रेगुलेशन। पहले कानूनों को विनियम विनियम तथा अब अधिनियम की संज्ञा। पहले विनियमन बोलते थे, रेगुलेशन। अब अधिनियम मतलब एक्ट की संज्ञा। इसका भी अच्छा सवाल बनता है भाई। अगला, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने की बात लेकिन बाद में अस्वीकार। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की बात। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की बात लेकिन बाद में अस्वीकार। अगला, भारतीय विधि आयोग की स्थापना। पहला था ये, भारतीय विधि आयोग की स्थापना। कौन था अध्यक्ष? किसकी अध्यक्षता में? तुम लोग क्या हाल हो रखे हैं तुम लोग, लॉर्ड मैकाले। ब्रैकेट में लिख लो, अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। लास्ट लिख लो, और सारा 1853 का, क्योंकि ये इसमें लास्ट है, इसके बाद 1858 शुरू हो जाएगा। खत्म करेंगे क्लास बजे 1853 के बाद। इसमें लिखो, यह चार्टर अधिनियमों में से अंतिम। यह चार्टर अधिनियमों में से अंतिम। अगला, जीजी की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य अलग। जीजी की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य अलग। जीजी की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य अलग।
अगला पॉइंट हैशटैग लगा के लिखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय, स्थायी नहीं लिखा होगा मैंने, स्थायी बोल दिया होगा, स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत, लोकल लोग, स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत, प्लस इसी पॉइंट में प्लस परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान, परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान, और ब्रैकेट में लिख लो कुल संख्या 12, कुल संख्या 12, पहले 6 थे, 6 नए शामिल कर लिए गए। अगला पॉइंट, परिषद परिषद की विधायी शाखा लघु संसद के रूप में कार्य, परिषद की विधायी शाखा लघु संसद के रूप में कार्य, परिषद की विधायी शाखा लघु संसद के रूप में कार्य, परिषद की विधायी शाखा लघु संसद के रूप में कार्य। अगला, सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू, सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू, ब्रैकेट में लिखना इसी में, भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति नियुक्त 1854 में। याद रखना, अगर पूछे इनडायरेक्टली कहीं पे भी कि 1854 में जो मैकाले समिति बनी थी वो उसका किसके लिए बनाई गई थी, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति नियुक्त, मैकाले समिति नियुक्त, ब्रैकेट में 1854। लास्ट पॉइंट इसमें, विधि सदस्य को मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण दर्जा, विधि सदस्य को मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य का दर्जा, पूर्ण सदस्य का दर्जा। अब देखो भाई, यहां हमारी क्लास खत्म हो रही है, बट दो चीजें समझो। पहली बात तो जो ये है कि जितना मैंने अभी लिखवाया है, जितना लिखवाया है, मेरी अगर बात मान, वैसे तो आपको पता है कि ये इसको एक बार पढ़ने में मुझे लगता है 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, 5 से 10 मिनट। अगर आप थोड़ा आराम आराम से करके ना इसको अगली बार आने से पहले आप कम से कम 7 8 10 बार 20 बार भी पढ़ लोगे ना इसको, आपका भी स्यापा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मेरा भी खत्म हो जाएगा सीरियसली। इसमें से अगर एक भी पॉइंट आ गया ना तो आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो आधुनिक भारत में आए चाहे पॉलिटी में आए, इस चीज को आप लोग समझेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों ये है, इसको याद करना है, बार बार करना है। मैं आते ही जिस दिन परसों जो क्लास शुरू, अब आपकी क्लास होगी वेडनेसडे को, आपको पता है 3 दिन क्लास चलनी है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। सैटरडे को आज रात को आपको, जो बच्चे आंसर राइटिंग वाले 1 2 बच्चे एक्स्ट्रा हैं तो उनको और आप लोगों को मैं, मतलब जो बच्चे आंसर राइटिंग में नहीं उनको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और जो बच्चे विद आंसर राइटिंग के साथ अंतिम प्रहार में जुड़े हुए हैं, मैं एक बार वो लिस्ट ले लूं टीम से, वो लेने के बाद उनको रात में आज 9 10 बजे के आसपास एक क्वेश्चन मिलेगा भैया, आज ही से स्टार्ट होगा, कोई अगले क्लास की वेट नहीं होगी। और वो पहले मैंने क्या बोला, टारगेट भी डिफरेंट रहेगा, क्वेश्चन भी ये नहीं कि जो करा रहा हूं इसी में से पूछूं। आज पॉलिटी का सवाल पूछा जाएगा, अगली क्लास में हिस्ट्री, फिर उससे अगली क्लास में ज्योग्राफी का सवाल। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग, सवाल दूंगा, क्या करना है सवाल को लेकर। अगर आप पढ़ के करना चाहें पढ़ें आप उस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, बट देख के मत लिखना। आपके पास कंटेंट आप कहीं से भी तलाशो, जो मैक्सिमम चीजें मैंने करवा रखी हैं उसी में से सवाल रहेगा। जिन लोगों ने मुझसे फाउंडेशन किया नहीं किया, लेकिन आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। आप सवाल का कंटेंट देखना चाहें, वैसे वैसे मेरी बात अगर मानो ना तो ज्यादा मत रट्टम रट करके कि सबसे अच्छा लिखने की कोशिश, देखो हूबहू लिखोगे तो कोई मतलब बनता नहीं। सवाल का मतलब ये है कि अपना दिमाग लगा के देखो कितना सवाल मेंस में आप लिख सकते हो। अब देखो नए फ्रेशर बच्चे तो मुझे लगता है इसमें है नहीं, 1 1 2 2 साल से तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो आपके पास तो दिमाग में होना चाहिए ना कंटेंट। तो अगर कोई बच्चा कर सके, मेरी बात मान के, कि अगर मान लो कोई टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आ रहा है आपको, तो फिर तो समझ लो, पढ़ लो थोड़ा सा फिर लिखो। लिखना बिना देखे ही, और टाइम लगा के लिखना, कम से कम शुरू में 12 मिनट का समय, 250 वर्ड में आपको क्वेश्चन लिखना है, और 12 मिनट का समय आप लोग शुरू में लगा के रखो, 12 मिनट में ही आपको लिखना है। तो पढ़ लो, रट्टा मार के नहीं करना है,
मतलब फिर ना रिकॉल नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? जो जितना आपको समझ में आता है आप उस हिसाब से लिखो, बिना देखे लिखो आप। मतलब जितना आपको समझ में, जैसा भी टूटा फूटा आ रहा है ना वैसा आंसर लिखो आप। पढ़ के इंटरनेट से रट्टा मार के और ये कि सर मेरी तारीफ कर देंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। जितना रिकॉल कर सकते हो सवाल आपको मिलेगा, आप उस सवाल को लिख के मुझे भेज देंगे, ठीक है? ग्रुप में बता दूंगा। आंसर राइटिंग का मैं एक अलग ग्रुप बना देता हूं बच्चों का, जिसके अंदर सिर्फ आंसर राइटिंग के ही बच्चे होंगे। वो अपना इस सवाल मेरे को लिख के भेज देंगे, उसी तरह का सवाल आपको। अच्छा, आपका इवेल्यूशन रहेगा, सिर्फ मार्क्स मिलेंगे आप। कहीं पे कोई गलती होगी शब्द को लेकर, वो सब मैं आपको मार्क्स दूंगा, विद मार्क्स दूंगा, और आपका इवेल्यूशन कॉपी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर डिटेल नहीं होगी। डिटेल कहां होगी? जो सैटरडे को आपकी क्लास होनी है आंसर राइटिंग को, सैटरडे को हम इसी तरीके से मिलेंगे शाम में। उसकी क्लास की ड्यूरेशन 2 घंटे की नहीं होगी। वो क्लास हो सकता है 1 घंटे ही चले या उससे कम घंटे, 40 मिनट 50 मिनट चलेगी। लेकिन उसके अंदर मैं तीनों सवाल को डिस्कस करूंगा भाई, कि उसके अंदर क्या करना था आपको, इस सवाल को कैसे समझना था, इसके इंट्रो क्या थी, इसका पैरा क्या था, और इवन हो पाया तो मॉडर्न आंसर भी मैं आपको दूंगा। ठीक है? कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आने चाहिए थे। हु बहू लिख के नहीं दूंगा पूरा सवाल, लेकिन लिखा दूंगा कि इसके अंदर 5 पॉइंट ये थे, इंट्रोडक्शन में ये 3 चीजें होनी चाहिए थी, कंक्लूजन में ये होनी चाहिए थी। फिर आप अपनी तरफ से उस सवाल को लिख के कॉपी पे बढ़िया रख लेना। टॉपिक मैं वही उठाने वाला हूं जो यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट है। बेसिक टॉपिक अब एक भी नहीं मिलेगा आपको, ना प्रीलिम्स में और ना मेंस में। प्रीलिम्स के जो 200 सवाल के टेस्ट होंगे वो खूबसूरत सवाल दिखेंगे आपको, और जो मेंस वाला है उसके अंदर आपको वही पॉलिटी हिस्ट्री सब मैं करवा दूंगा जो बार बार पूछ रहा है वो, चाहे वो कोई भी अच्छा टॉपिक हो। इस चीज को आप खुद देख लेंगे सवाल के अंदर। तो ये जो 3 सवाल हैं, मंडे को आपको मिलेगा, वेडनेसडे को मिलेगा, फ्राइडे को मिलेगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको इनको लिख के मुझे उस ग्रुप में भेजना है जो आपका आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है ना? ताकि सब बच्चे बाकी भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो उस चीज को पढ़ ले। और दूसरा, जो इसका आंसर है वो हम लोग सैटरडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आपका आंसर वाला सेगमेंट आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अलग से कॉपी बना के रखो। एक वो कॉपी जिसके अंदर आप रफ लिखेंगे, एक वो कॉपी जिसके अंदर आप उसके नोट्स बना के लिखेंगे, जब मैं आपको सैटरडे ये बता दूंगा कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है? दूसरी चीज लास्ट आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, 9th क्लास की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है उसके 2 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र क्या और क्यों। और दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण। ये 3 बार आपको पढ़ के आने हैं। अगले क्लास के लिए कम से कम 48 घंटे का समय है आपके पास। बुधवार को 5 बजे शाम में मिलने वाले हैं हम। तो जितना, अगर कोई बच्चे की हिम्मत है कि वो बस कह रहा है कि सर मेरा लास्ट ही है, तो फिर 4 बार पढ़ लेना इसको। पर पहली बार ना बहुत आराम आराम से पढ़ना। पहली बार बहुत आराम आराम से पढ़ना। और अगर किसी को लगे नहीं बस यही है सर, शिवानी जो भी शबिया सब बच्चे, मैं तो यही चाहता हूं कि लास्ट ही पकड़ के चलो। अगर लिस्ट रिस्क लोगे, मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, तुम लोग होगे। नहीं हुआ तो मैं ही हूं यहाँ। इसको आराम आराम से पढ़ना पहली बार में, और दूसरी बार थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना, तीसरी बार और स्पीड, चौथी बार और स्पीड, 3 से 4 बार पढ़ के अगली क्लास में आना है। तो फिर देखना आप कैसे चीजें आपकी तैयार होती। ठीक है? और जो क्लास में लिखवाया उसको रिवाइज करना है, इसको पढ़ना है, और जो आंसर आपको दिया जाएगा उस आंसर को लिख के मेरे पास भेजना है। ठीक है? तो मेरे हिसाब से आज का जो अंतिम प्रहार बैच आपको सही मामले में अंतिम लग रहा होगा, है ना? बाकी आपके रिव्यूज जो हैं वो आमंत्रित हैं, उससे फर्क कोई पड़ने वाला है नहीं क्योंकि मैं अपने तरीके से ही काम करने वाला इंसान हूं। ठीक है? मजा आया होगा, थोड़ा टेंशन आप लोगों का रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए कि इस बार कुछ अच्छा होने वाला है। बाकी सारी चीजें आप छोड़ दो, बस करते चलो, जो बोल रहा हूं वो करते चलो। सब कुछ होगा और बढ़िया तरीके से होगा। और जो सवालों में यूपीएससी स्कैम कर रहा है, मान लो सब्जेक्टिविटी छोड़ रहा है, हम उन 15 सवालों को छोड़ देंगे भाई। हम लेंगे ही नहीं उन। मैं तुम्हें तैयार करूंगा 80 सवालों में, टेंशन मत लो तुम। 80 से 85 सवालों में तैयार करूंगा। करंट अफेयर कुछ भी बाहर नहीं दिखेगा इस बार, देखते चलो आप। करंट अफेयर वाला सेगमेंट और साथ में मैपिंग वाला सेगमेंट, जो भी एक्स्ट्रा वाली चीजें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वो सब सवालों को कैसे डील करना है, सब कुछ क्लास के अंदर ही होगा। तो मजेदार तरीके से